गाइस, मैं आपका भाई दोस्त एजुकेटर ऑफ इकोनॉमिक्स लव कौशिक स्वागत करता हूं आपका कॉमर्स वाला में। एंड दिस इज द वन शॉट ऑफ द चैप्टर नंबर 2 इंडियन इकोनॉमी 1950 1990 ऑफ द बुक इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। बहुत ही मजा आने वाला है, मैं कह रहा हूं बिल्कुल बेसिक से स्क्रैच से आपको एडवांस लेवल पर लेकर जाऊंगा। यहां पर जितनी थ्योरी आपको मुश्किल लगती है वो बहुत इंटरेस्टिंग लगने लगेगी, क्योंकि मैं आपको एक कहानी के तौर पर समझाऊंगा और बड़ा मजा आने वाला है। क्योंकि बच्चों को हमेशा से ये डाउट रहता है, सर थ्योरी हम कर लेते हैं लेकिन ये समझ नहीं आता कि पेपर में क्वेश्चन आएगा तो उसका आंसर कैसे फ्रेम करना है। इस वीडियो के अंदर मैं आपको बुक के पीछे जो बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं या प्रीवियस ईयर में एग्जाम में आए हुए क्वेश्चंस, वो सेलेक्टेड क्वेश्चंस आंसर्स के साथ प्रोवाइड करने वाला हूं। मजा आपको पूरा आने वाला है। तो दोस्तों, जब आप इस चैप्टर को समझोगे तो एक माइंड मैप तुम्हारे दिमाग में मैं क्रिएट करूंगा और उससे आपको बहुत आसानी होगी कि हाँ भाई सीक्वेंस क्रिएट हो गया है। तो पहले एक बेसिक बात आपको बताता हूं। यह चैप्टर का नाम रखा है 1950 से 1990, क्योंकि हमारी बुक ने हमारे कंटेंट को ब्रेक किया है 3 पार्ट में। चैप्टर नंबर 1 में हमने पढ़ा कि आजादी से पहले, बेसिकली 1950 से पहले हमारे देश के क्या हालात थे। चैप्टर नंबर 3 में हम पढ़ेंगे 1990 के बाद हमारे देश के क्या हालात थे। लेकिन यह चैप्टर नंबर 2 है, यह 40 साल में हमने अपने देश को कैसे डेवलप किया, कौन सा तरक्की का रास्ता अपनाया, कौन कौन सी पॉलिसीज अपनाई, वो सब इस चैप्टर के अंदर पढ़ना है। तो दिमाग के अंदर एक अप्रोच तो सेट है कि हां भाई इन 40 वर्षों के अंदर ही बेसिकली हम चीजें पढ़ने वाले हैं। लेकिन सच्चाई ये है, किताब के अंदर जो कंटेंट है वो थोड़ा आगे पीछे भी है। कुछ बातें 1950 से पहले की भी पढ़ लेंगे, कुछ बातें 1990 के बाद की भी पढ़ लेंगे। चाहे आप संदीप गर्ग से पढ़ रहे हो, चाहे सुभाष डे से पढ़ रहे हो, चाहे आपके स्कूल के अंदर टीआर जैन वीके ओरी लगवाई है, चाहे तुम एनसीईआरटी से पढ़ रहे हो, उन सबका पूरा प्रॉपर कंटेंट यहां पर दे रहा हूं। टेंशन मत लेना, बस एक बार ऐसे ही वीडियो को पोस्ट करके झटके से लाइक कर दो ताकि पता लग जाए यार आप प्यार कितना करते हो। तो लाइक हो जानी चाहिए वीडियो। उसके बाद चलते हैं दोस्त, यहां पर ना आप एक माइंड मैप क्रिएट कर लो पूरे चैप्टर का कंटेंट, कि इस चैप्टर में 4 ही आइटम पढ़ने हैं आपको। पहला आइटम है प्लानिंग कमीशन। भाई हमारी कंट्री ने प्लान किया कि क्या क्या चीजें हमें अचीव करनी है, कौन कौन सी प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, तो वो प्लानिंग में पढ़ेंगे। फिर हमारे देश में कौन कौन सी फैक्ट्रीज होंगी, क्या क्या फैक्ट्रीज को लेकर हमारे देश के ग्रोथ प्लान्स हैं, वो सब इंडस्ट्रियल पॉलिसी में। और देश की एग्रीकल्चर को सुधारने की एग्रीकल्चरल पॉलिसी बनाई, यहां पर ग्रीन रेवोल्यूशन पढ़ते हैं बेसिकली। और एक्सपोर्ट इंपोर्ट की भी हमने पॉलिसी बनाई, उसको फॉरेन ट्रेड पॉलिसी बोलते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे प्लानिंग कमीशन। लेकिन इसको पढ़ाने से पहले एक बेसिक रूपरेखा तैयार कर लेते हैं। जब हमारा देश आजाद हुआ ना, तो हमारे देश ने मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम अपनाया। अभी होता क्या है ये समझा देता हूं। देखो दोस्तों, इस पूरी दुनिया में जितनी भी कंट्री है उन सभी कंट्री को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है, यानी 3 टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम होते हैं। एक होती है कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी, दूसरी होती है सोशलिस्टिक इकोनॉमी, तीसरी होती है मिक्स्ड इकोनॉमी। कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी उस इकोनॉमी को बोलते हैं जहां पर देश के अंदर क्या सामान बनाना है, क्या सामान बनाकर बेचना है, यह सब डिसाइड करती है वो लोग जो सरकारी नहीं है। मतलब गवर्नमेंट की यहां पर ना के बराबर दखल अंदाजी है, प्राइवेट सेक्टर अपनी मर्जी से कुछ भी सामान बना के यहां बेचता है। इसका एग्जांपल है जापान और अमेरिका। यहां पर देख रहे हो अमेरिका में खुलेआम गन भी बिक रही है। तो जिस चीज में कंपनीज को प्रॉफिट है वो यहां पर बना के बेचा जाता है। तो कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी के अंदर मेन मोटिव होता है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। समाज गया भाड़ में। अगर सड़क पे एक तरफ 500 रुपए का नोट पड़ा हो और एक तरफ किसी की जान जा रही हो, तो कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी वाले लोग 500 रुपए का नोट उठाएंगे, किसी की जान नहीं बचाएंगे। ऐसी इकोनॉमी होती है कि प्रॉफिट पे फोकस करते हैं। हाँ जी। दूसरी टाइप ऑफ इकोनॉमी होती है सोशलिस्टिक। इसका एग्जांपल चाइना, रशिया, चेकोस्लोवाकिया, नॉर्थ कोरिया, क्यूबा है। ये ऐसे देश होते हैं जहां पर क्या सामान बनाना है, क्या बेचना है, इन सब चीजों को डिसाइड करती है गवर्नमेंट। बेसिकली ज्यादातर रोल गवर्नमेंट का ही होता है, प्राइवेट सेक्टर का ना के बराबर रोल होता है। यहां के देशों का, यहां का मेन मोटिव होता है सोशल वेलफेयर, समाज का भला। अब हमारे देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, इन्होंने सोचा यार कुछ तो नुकसान सोशलिस्टिक इकोनॉमी का भी है। यहां पर लोग दबा दबा सा फील करते हैं, फ्रीडम नहीं होती। चाइना रशिया में लोग थोड़ा ऐसा फील कर रहे हैं। अब अमेरिका जापान जैसे देश हैं, यहां पर फ्रीडम कुछ हद से ही ज्यादा है, कुछ भी बना के बेच रहे हैं। तो दोनों इकोनॉमी के कुछ कुछ नुकसान है, इन दोनों को रिमूव कर दो और इन दोनों इकोनॉमी के जो फायदे हैं उसको अपना लो। तो इंडिया ने अपनाया मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम। मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम एक ऐसा इकोनॉमिक सिस्टम होता है जहां पर हम कुछ फीचर्स कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी के अपनाते हैं और कुछ फीचर्स सोशलिस्टिक इकोनॉमी के अपनाते हैं। यानी यहां पर प्राइवेट सेक्टर और गवर्नमेंट सेक्टर दोनों मिलकर बढ़िया काम करते हैं। इस इकोनॉमी के 2 ही ऑब्जेक्टिव होते हैं, अडानी, अंबानी, एयरटेल,
बिरला, ये सब सोच रहे हैं प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, और सरकार सोच रही है सोशल वेलफेयर। कुछ काम धंधे प्राइवेट सेक्टर करता है, तो सरकार की भी कंपनीज चलती हैं, जैसे कि इंडियन ऑयल, भारत पेट्रोलियम, हिंदुस्तान पेट्रोलियम, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, एनटीपीसी, एनएचपीसी, ओएनजीसी, गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। तो गवर्नमेंट भी अपना काम कर रहे हैं, प्राइवेट सेक्टर भी अपना काम कर रहे हैं, दोनों मस्त चिल कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट प्राइवेट सेक्टर पे भारी है, और ऐसा भी नहीं है कि प्राइवेट सेक्टर गवर्नमेंट पे भारी है, मस्त चिल चल रहा है। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने कैपिटलिज्म और सोशलिज्म दोनों को मिक्स करके हमारे देश में चूज कर लिया मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम। इसके बाद सारी कहानी शुरू होती है। देखो जी, नया नया देश आजाद हुआ है, कुछ ना कुछ तो समस्या होगी, कोई ना कोई तो प्रॉब्लम होगी। तो उस प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करें, उसके लिए एक प्रॉपर प्लानिंग सिस्टम होना चाहिए। तो इंडिया ने एक प्लानिंग कमीशन बनाई। प्लानिंग कमीशन का मतलब एक ऐसा ग्रुप बनाया जहां पर बहुत अच्छी अच्छी सोच रखने वाले लोग बैठते हैं, बहुत बड़े बड़े इकोनॉमिस्ट बैठते हैं और डिसाइड करते हैं कि देश को आगे कैसे बढ़ाया जाए। तो उस कमीशन को प्लानिंग कमीशन बोलते हैं। तो 15 मार्च 1950 को हमारे देश के अंदर प्लानिंग कमीशन को एस्टैब्लिश किया गया। डेट यहां पर आपके लिए लिखी है और आपको बता दिया है कि इसके चेयरमैन पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। यानी मेन बात यही है कि प्लानिंग कमीशन का चेयरमैन वही होता था जो देश का प्रधानमंत्री होता था। और कुछ इकोनॉमिस्ट और कुछ दूसरे मिनिस्टर्स यहां पर बैठते हैं जो चर्चा करते हैं कि देश में क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए। अब दोस्तों, ये पूरा प्लानिंग का जो कॉन्सेप्ट है हमने रशिया से कॉपी किया। रशिया का नाम उस टाइम सोवियत यूनियन हुआ करता था, फिर रशिया का नाम बदल के यूएसएसआर हो गया। आज के टाइम में रशिया का नाम रशिया ही है, और रशियन तो तुम्हें पता है बहुत बढ़िया है, ठीक है। कोई बात नहीं, उधर मत जाओ, इधर आ जाओ। रशियन हथियार बोल रहा हूं, डिफेंस सिस्टम बोल रहा हूं, राइट। हाँ, इंडिया ने भी यूज कर रखे हैं। तो भाई, अब प्लानिंग कमीशन के अंदर हम क्या करते थे, इंडिया में यह देखा जाता था कि कुछ कुछ प्रॉब्लम्स हैं, सारी प्रॉब्लम्स को एक बार में सॉल्व तो कर नहीं सकते, तो हर 5 साल में कुछ प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया जाएगा। 5 साल में हमने कहा कि 5 साल का एक प्लान बनाएंगे, उस प्लान के अंदर कुछ प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेंगे, फिर जो दूसरी प्रॉब्लम्स हैं उनको अगले 5 साल में सॉल्व करेंगे, फिर जो और प्रॉब्लम है उसको अगले 5 साल में सॉल्व करेंगे। तो 5-5 साल के हमारे देश में प्लान बनाए गए। इन सभी प्लानिंग के सिस्टम को बोला जाता है 5 ईयर प्लानिंग सिस्टम। तो छोटी छोटी प्रॉब्लम्स को हम सॉल्व करते थे, जैसे कि गरीबी दूर करना, बेरोजगारी दूर करना, देश में इंफ्रास्ट्रक्चर की फैसिलिटी, बिजली, पानी, ये सब प्रोवाइड करना, स्कूल बनवाना, हॉस्पिटल बनवाना, ये सब प्रॉब्लम्स। लेकिन दोस्त, कुछ ऐसी चीजें थी जो हमारी कंट्री को पता था कि वो 5, 10, 20 सालों में अचीव नहीं हो सकती, उसके लिए लंबा टाइम लगेगा। तो प्लानिंग कमीशन ने कुछ अपने लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव्स रखे। लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव मतलब लॉन्ग टर्म टारगेट, लॉन्ग टर्म गोल, कि भैया देखा जाएगा ये अचीव कब होंगे। वो 4 मेन आपको ऑब्जेक्टिव पढ़ने हैं, धीरे धीरे करके मैं बताता हूं। बेसिक बेसिक बातें जरा आप मेरे साथ देख लो। मैंने बताया आपको दोस्त, प्लानिंग कमीशन एस्टैब्लिश हो गई 15 मार्च 1950 को। यह पूरा सिस्टम कॉपी किया गया था सोवियत यूनियन से। इसके चेयरमैन होते थे हमेशा ही प्राइम मिनिस्टर, और हमारे देश में 5 ईयर प्लान टोटल मिला के 12 बनाए गए हैं। उसके बाद कुछ चेंजेस हुए हैं, बदलाव हुए हैं। इस वीडियो के अंदर धीरे धीरे करके आप समझते रहोगे और देखते रहोगे कि क्या क्या चेंजेस यहां पर हुए हैं। लेकिन अब बात आई थी कि प्लानिंग कमीशन ने अपने 4 मोटे मोटे बड़े बड़े ऑब्जेक्टिव बनाए हुए थे। तो ये ऑब्जेक्टिव आज भी आपको दिखाई दे रहे हैं भाई साहब। पहला ऑब्जेक्टिव था कि देश हमेशा तरक्की करता रहे। तरक्की का नाम होता है इकोनॉमिक ग्रोथ। अब कोई बोलेगा सर इकोनॉमिक ग्रोथ को डिफाइन करो, तो जीडीपी के इंक्रीज होने को बोलते हैं इकोनॉमिक ग्रोथ। इकोनॉमिक ग्रोथ रेफर्स टू द इंक्रीज इन जीडीपी। अब जीडीपी क्या होता है? देखो, इस दुनिया में जितनी भी कंट्री हैं, सभी कंट्रीज के अंदर कुछ ना कुछ सामान बनाया जा रहा है। जूता, चप्पल, फ्लावर, टी शर्ट, कैमरा, पंखा, बाइक, स्कूटी, मोबाइल, कुछ ना कुछ बनाया जा रहा है। तो एक देश में एक साल के अंदर जितने भी रुपए का सामान बनाया जाता है उसको कैलकुलेट करते हैं और उस वैल्यू को बोलते हैं जीडीपी। तो इंडिया के अंदर जितनी भी गुड्स एंड सर्विसेज एक साल में बनाई जाती है उसकी मनी वैल्यू को जीडीपी बोलते हैं। तो एक लाइन में डेफिनेशन बोल देता हूं, जीडीपी रेफर्स टू द सम टोटल ऑफ द मनी वैल्यू ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड विद इन द डोमेस्टिक बाउंड्री ऑफ अ कंट्री ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ टाइम। बहुत बेसिक डेफिनेशन है। और लगातार जीडीपी बढ़ता रहे, यह हमारे देश का टारगेट था। इसको ही इकोनॉमिक ग्रोथ बोलते हैं। आप न्यूज़पेपर में चाहे टीवी चैनल्स में देखते होंगे, जीडीपी की बहुत बातें होती हैं, राइट। दूसरा हमारा टारगेट था सेल्फ रिलायंस या सेल्फ सफिशिएंसी। इन दोनों का मतलब एक ही है, दोनों को बोलते हैं आत्मनिर्भरता। एक्चुअली ये क्यों बनाया गया पहले समझो। जब हमारा देश आजाद हुआ तो इंडिया और पाकिस्तान 2 टुकड़ों में बंट गया। पाकिस्तान के हिस्से में एक ऐसा बड़ा इलाका चला गया जहां पर फूड ग्रेन्स का प्रोडक्शन ज्यादा होता था।
जैसे कि सिंध और बड़ा पंजाब, एक पंजाब का हिस्सा हमारे पास है, एक पंजाब का हिस्सा पाकिस्तान के पास। तो इंडिया के अंदर फूड ग्रेन की शॉर्टेज हो गई, गेहूं चावल की कमी पड़ गई, तो इंडिया अमेरिका से इंपोर्ट करवाता था फूड ग्रेन्स, तो इंडिया डिपेंडेंट हो गया अमेरिका के ऊपर। तो हमारे देश ने सोचा कि भाई गड़बड़ी है ये, तो हमें अमेरिका के ऊपर से डिपेंडेंसी हटानी पड़ेगी, अपने देश में ही दबा के प्रोडक्शन करना पड़ेगा फूड ग्रेन्स का। तो हमने टारगेट रखा भाई सेल्फ सफिशिएंसी हमारा टारगेट होना चाहिए। हमने टारगेट रखा मॉडर्न होने का। अब ये मॉडर्नाइजेशन होने का मतलब नए कपड़े पहनना नहीं होता, कटी फटी जींस पहनना नहीं होता, बिल्कुल ऐसे हवाबाजी करके घूमना नहीं होता। मॉडर्नाइजेशन का मतलब होता है कि अपने देश में आप टेक्नोलॉजी को अपडेट रखो, जो भी बढ़िया टेक्नोलॉजी आ रही है उसको यूज करो। जैसे 2G फोन चलते थे, फिर 3G आए, 4G आए, 5G आए, 6G आएंगे, 7G आएंगे, तो हम उस टेक्नोलॉजी को अपडेट करेंगे। ऐसे ही बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। मॉडर्नाइजेशन का एक और मतलब होता है कि जो समाज के अंदर गलत धारणाएं चल रही हैं, जो सोसाइटी के अंदर गलत धारणाएं हैं, उसको खत्म करो। गलत धारणा क्या है? लड़का लड़की के बीच में भेदभाव, लड़कियों को स्कूल और कॉलेज ना जाने देना, लड़कियों को कंपनी फैक्ट्री में काम ना करने देना, काफी सारी जगह ऐसा हो रहा है। तो मॉडर्नाइजेशन का मतलब अपने देश की सोशल आउटलुक को इंप्रूव करो और टेक्नोलॉजी को अपनाओ। दो चीजें हैं इसके अंदर। फिर तीसरा था इक्विटी। इक्विटी का मतलब बराबर होना होता है। अब दोस्त, एक देश में अगर तरक्की हो गई तो जरूरी नहीं है उस तरक्की का फायदा सभी को होगा, अमीर को भी और गरीब को भी, नहीं है जरूरी। तो हमारे देश का मोटिव यह था जब देश तरक्की करे तो उसका फायदा गरीब और अमीर दोनों को बराबर हो। दिस इज कॉल्ड इक्विटी। इन सभी ऑब्जेक्टिव से रिलेटेड एग्जाम के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, 4 नंबर का या 6 नंबर का। ये रहा उसका आंसर। मैं एक बार आपको अच्छे से रीड करवा देता हूं। तो पेन का कलर यहां पर लाल ही रख लेते हैं, राइट। टॉपिक है कॉमन गोल्स ऑफ 5 ईयर प्लानिंग इन इंडिया। पहला गोल था इकोनॉमिक ग्रोथ। यहां पर डेफिनेशन लिखनी होगी। इकोनॉमिक ग्रोथ रेफर्स टू इंक्रीज इन जीडीपी ऑफ अ कंट्री, और फिर जीडीपी की डेफिनेशन लिख देंगे। जीडीपी रेफर्स टू द मनी वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन द डोमेस्टिक बाउंड्री ऑफ अ कंट्री ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ टाइम। वो भी ऐड कर देना इसके अंदर, ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ टाइम, यानी हर साल एक पीरियड ऑफ टाइम होता है, हर साल ही इसको कैलकुलेट करते हैं। दूसरा हमारा ऑब्जेक्टिव था सेल्फ रिलायंस या सेल्फ सफिशिएंसी। आप दोनों में से एक ही नाम यूज करना, फालतू में लिख के क्यों अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो। हाँ, इट रेफर्स टू रिड्यूसिंग द डिपेंडेंस ऑन इंपोर्ट्स। इंपोर्ट का मतलब विदेशों से सामान खरीदना। जो हम फूड ग्रेन जैसे अमेरिका से ले रहे थे, तो हमने भाई बोला तेरे ऊपर से डिपेंडेंस हटाएंगे, अपने देश में प्रोडक्शन करेंगे, और हमने इसको अचीव भी कर लिया था। अब धीरे धीरे इसकी कहानी बताएंगे। इंडिया हैज अचीव्ड सेल्फ सफिशिएंसी इन फूड ग्रेन्स। फर्स्ट 7 5 ईयर प्लान गेव इंपॉर्टेंस टू सेल्फ रिलायंस। जो हमने 5 ईयर प्लान बनाए थे, जैसे कि पहला 5 ईयर प्लान स्टार्ट हुआ 1 अप्रैल 1951 से लेकर 31 मार्च 1956 तक, 5 साल का एक प्लान। फिर 1956 से 61 तक दूसरा प्लान, फिर 61 से 66 तक तीसरा प्लान। ऐसे करके हमारा जो 7वें नंबर का 5 ईयर प्लान था, 7वें 5 ईयर प्लान तक हमने सेल्फ सफिशिएंसी को इंपॉर्टेंस दी, उसके बाद नहीं दी क्योंकि अचीव हो गया था। थर्ड ऑब्जेक्टिव मॉडर्नाइजेशन। तो इट रेफर्स टू द अडॉप्शन ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी एंड चेंजेस इन द सोशल आउटलुक। मॉडर्नाइजेशन की डेफिनेशन लिखी है, नई नई टेक्नोलॉजी भी अपनाओ और अपनी सोसाइटी को इंप्रूव भी करो। फॉर एग्जाम्पल अ फार्मर कैन इंक्रीज द आउटपुट ऑन द फार्म बाय यूजिंग ट्रैक्टर एंड ट्यूबवेल। कहता है एक फार्मर यानी एक किसान अपने खेत में यानी फार्म में प्रोडक्शन बढ़ा सकता है। बढ़िया बढ़िया मशीन यूज करो, ट्रैक्टर यूज करो, ट्यूबवेल यूज करो। ट्यूबवेल वो होता है जिससे पानी आता है, अच्छा, ठीक है। तो टेक्नोलॉजी को बढ़ाओ और यूज करो, रादर देन वर्किंग ओनली लेबर वर्क। सिर्फ गधे की तरह काम मत करो, उसमें टेक्नोलॉजी को अपनाओ, राइट। दूसरा एग्जांपल है यूजिंग द टैलेंट ऑफ वुमेन। औरतों के टैलेंट को भी यूज करो, बैंक में नौकरी करने दो, स्कूल में पढ़ने जाने दो, फैक्ट्रीज में नौकरी करने दो। औरतें भी टैलेंटेड होती है भैया, औरतों के साथ भेदभाव मत करो। अगला है जी इक्विटी। इक्विटी का मतलब जो देश के अंदर तरक्की हुई है उसका फायदा सबको मिले। तो इट रेफर्स टू द रिडक्शन इन इनइक्वालिटी ऑफ इनकम एंड वेल्थ। इक्विटी का सही मतलब होता है अमीरी और गरीबी के बीच का भेदभाव कम करना, राइट। तो टू अचीव दिस टारगेट वेरियस पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम्स वर इंट्रोड्यूस्ड। कहता है भाई अमीरी और गरीबी के बीच का टारगेट हमने रखा था कि इनको धीरे धीरे कम करते रहेंगे। गैप जो है अमीरी और गरीबी का, इसको धीरे धीरे कम करते रहेंगे। इसके लिए सरकार ने गरीबी को दूर करने के बहुत सारे प्रोग्राम्स लॉन्च किए, बहुत सारी स्कीम लॉन्च की। जैसे कि आज के टाइम में बहुत फेमस है एक नरेगा, नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट 2005 में आया था, राइट। वो बहुत फेमस है, उसको एम नरेगा भी बोलते हैं। क्या होता है ना, ये अमीर है ये गरीब है, सरकार गरीबों को कुछ देगी तो गरीब ऊपर आएंगे, तो ये गैप धीरे धीरे कम हो जाएगा, राइट। हाँ, तो इक्विटी एंश्योर दैट द बेनिफिट ऑफ ग्रोथ
एंड प्रोस्पैरिटी शुड रीच द पुअर सेक्शंस ऑल्सो। इक्विटी ये यकीन दिलाती है जो ग्रोथ और प्रोस्पैरिटी है, प्रोस्पैरिटी का मतलब खुशियां, ग्रोथ की वजह से जो देश में खुशियां आई है, पैसा आया है, गुड्स आई है, उसका फायदा सबको मिले, गरीबों को भी मिले। अच्छा खासा हो गया, ठीक है जी, इतना आपको जानना था। लेकिन दोस्त आज के टाइम में आपको मैं बताऊं, प्लानिंग कमीशन के बारे में एंड टॉपिक पढ़ रहे हैं। देखो 1950 में प्लानिंग कमीशन स्टैब्लिश हुई, 1951 में पहला 5 ईयर प्लान बना, 51 से 56 तक चला, दूसरा प्लान 56 से 61 तक, तीसरा प्लान 61 से 66 तक। ये 3 5 ईयर प्लान हो गए। इसके बारे में आपको ज्यादा याद रखना नहीं है, बस मैं इसलिए बता रहा हूं कि यहां पर 1965 में हमारे देश का एक वॉर भी हुआ था, आपको पता हो कि पाकि चोरों को हमने हराया भी था। तो इस वॉर से लेकिन सिचुएशन तो कुछ खराब थी, तो हमने बीच में स्टॉप कर दिया था 5 ईयर प्लान्स को बनाना। तो 3 साल तक लगभग गैप आया था यहां पर, इसे बोलते हैं 3 एनुअल प्लान्स बनाए, या फिर प्लानिंग हॉलीडे बोल देते हैं इसको। 3 साल तक हमने प्लान नहीं बनाए। तो इसके बाद 1969 से 74 तक हमने प्लान बनाया, ये चौथा था। 74 से 79 तक प्लान बनाया, ये 5वां प्लान था। फिर 1 साल प्लान नहीं बनाया, गैप आ गया, यहां पर सरकार गिर गई थी एक, तो उस टाइम गैप आ गया था। फिर हमने 1980 से लेकर 85 तक 5वां 5 ईयर प्लान बनाया, 85 से लेकर 90 तक छठा 5 ईयर प्लान बनाया। और इसके बाद देश के अंदर बहुत बड़ा चेंज आया था, हमने लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन को यहां पर इंट्रोड्यूस किया था। ये सब चैप्टर नंबर 3 में पढ़ोगे कि चेंज क्या आया था, देश कहां फंस गया था। तो हमने 2 साल यहां पर प्लान नहीं बनाए, 2 साल का यहां पर गैप हो गया। ये 7 5 ईयर प्लान बन चुके हैं। 7वां प्लान ये था, यहां तक हमने सेल्फ सफिशिएंसी को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दी थी। इसके बाद 8वां प्लान हमारा आया 1992 से 1997 तक, 9वां प्लान 97 से 2002 तक, 10वां प्लान 2002 से 2007 तक, 11वां प्लान 2007 से 2012 तक, और 12वां प्लान 2012 से 2017 तक। ये हमारा 12th 5 ईयर प्लान था। कुल मिला के देश के अंदर 12 5 ईयर प्लान बनाए गए। लेकिन इस बीच में ही, इस टाइम के बीच में ही 1 जनवरी 2015 को, 1 जनवरी 2015 को हमारे देश ने नीति आयोग बना दिया। नीति आयोग एक थिंक टैंक है। थिंक टैंक मतलब एक ऐसा टैंक जहां पर सोचने वाले पॉलिसी मेकर, इकोनॉमिस्ट बैठे होते हैं। यह बना दिया और घोषित कर दिया इसी दिन कि अब हम प्लानिंग कमीशन को खत्म कर देंगे, एक बार बस ये 12वां प्लान खत्म होने दो। नीति आयोग, राइट, जी हां, बना दिया। अब नीति आयोग की फुल फॉर्म पेपर में आ जाती है कई बारी, इसको बोलते हैं नेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया आयोग। भाई आयोग को इंग्लिश में कमीशन ही बोलते हैं। क्या क्या लिया, NITI और आयोग, नीति आयोग ये इसकी फुल फॉर्म है एक्चुअली। फिर इसने टेक ओवर किया आगे देश के प्लानिंग सिस्टम को। तो नीति आयोग ने प्लान बनाया 2017, 1 अप्रैल 2017 से, और बोला कि इसका प्लान 2032 तक चलेगा। तो ये 15 ईयर का प्लान था, 15 ईयर प्लान बनाया इसने। प्लानिंग कमीशन 5-5 साल के प्लान बनाती थी, इसने अभी बनाया है 15 ईयर का प्लान। देखो आगे फिर क्या करती है। इस प्लान को बोला बहुत लंबा प्लान। जो बहुत लंबा प्लान होता है उसको बोलते हैं पर्सपेक्टिव प्लान। तो हमारा ये पर्सपेक्टिव प्लानिंग सिस्टम नीति आयोग से स्टार्ट हुआ। नीति आयोग के भी चेयरमैन प्रधानमंत्री ही होते हैं। बस आपको बता देता हूं, ऐसा माना जाता था कि प्लानिंग कमीशन थोड़ा सेंट्रलाइज थी, मतलब प्लानिंग कमीशन में सेंट्रल गवर्नमेंट की ही इन्वॉल्वमेंट होती थी। तो नीति आयोग जो बनाया गया है, इसके अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के भी मिनिस्टर्स को शामिल किया जाता है, ताकि थोड़ा नीचे तक जाकर सोचा जाए। तो ठीक है, नई ऑर्गेनाइजेशन बन गई है, आपको इतना ही पढ़ना है इसके लिए। आगे चलते हैं। मैं आपके दिमाग के अंदर वो चार्ट क्रिएट कर चुका हूं कि इस पूरे चैप्टर में आपको 4 आइटम पढ़ने हैं। एक प्लानिंग कमीशन है, ये आपका डन हो चुका है। अब प्लानिंग कमीशन के बारे में छोटा सा फैक्ट रह गया, बस उसको बता के ये डन है। फिर बाकी बचे हुए 3 करेंगे। मैं आपको एग्रीकल्चर पॉलिसी कराऊंगा, फिर कराऊंगा इंडस्ट्रियल पॉलिसी, और फिर कराऊंगा फॉरेन ट्रेड पॉलिसी। चैप्टर खत्म, ठीक है। अच्छा जी, क्या बचा है सर प्लानिंग कमीशन से रिलेटेड? दोस्त देखो, जब हमने दूसरा 5 ईयर प्लान बनाया ना 1956 से 61 तक, तो यहां पर एक बहुत ही मेन बंदे के साथ देश की इन्वॉल्वमेंट हुई।
प्लानिंग करने में। इस बंदे का नाम था प्रशांत चंद्रा महालानोबिस। इनको हम प्यार से पीसी महालानोबिस भी बोलते हैं। सेकंड 5 ईयर प्लानिंग से जुड़े थे। ये वाइस चेयरमैन थे, क्योंकि मेन चेयरमैन तो प्राइम मिनिस्टर होते थे। इन्होंने इस टाइम विदेशों से बहुत बड़े बड़े इकोनॉमिस्ट को बुलाकर देश की प्लानिंग की रूपरेखा रचवाई। और यहां पर दोस्तों इन्होंने कलकत्ता के अंदर एक इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट ओपन किया, जहां से आज भी तुम मास्टर्स की डिग्री कर लो इकोनॉमिक्स में तो करियर फुल सेट है। इनको बोला जाने लगा ये इंडियन प्लानिंग के आर्किटेक्ट है। आर्किटेक्ट कौन होता है? जो नक्शा बनाता है। तो इंडियन प्लानिंग का नक्शा यही तैयार करके चले गए थे। तो लिख भी देता हूं, पीसी महालानोबिस इज नोन एज द आर्किटेक्ट ऑफ इंडियन प्लानिंग। ये भी आ जाता है कई बार क्वेश्चन, तो आप इसको क्रैक कर दोगे, राइट। इतनी कहानी हो गई, प्लानिंग का मिशन खत्म। अब आ जाते हैं कैटेगरी नंबर 2 पे, जिसका नाम है मेरे दोस्त एग्रीकल्चर सेक्टर। अब इन 40 वर्षों के अंदर आपको एग्रीकल्चर सेक्टर के बारे में पढ़ना है। तो क्या क्या पढ़ना है? पहला पॉइंट, एग्रीकल्चर सेक्टर में क्या क्या प्रॉब्लम थी, फिर उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन। रिफॉर्म का मतलब होता है सुधार, और इस सुधार में एक पॉइंट आएगा ग्रीन रेवोल्यूशन। ये 3 आइटम पढ़ेंगे, हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर भी खत्म हो जाएगा। तो पहले प्रॉब्लम समझ लो। एग्रीकल्चर सेक्टर में प्रॉब्लम हमने चैप्टर नंबर 1 में पढ़ ली थी। पहली प्रॉब्लम थी कि हमारे देश के अंदर एक जमींदारी सिस्टम चल रहा था, जो बहुत ज्यादा टैक्स कलेक्ट करते थे फार्मर से और फिर ब्रिटिश गवर्नमेंट को जाकर दे देते थे। फिर अंग्रेजों ने कोई खास एफर्ट नहीं किए हमारे देश के एग्रीकल्चर सेक्टर को डेवलप करने के लिए। यहां पर लो लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी था और प्रॉपर इनपुट्स अवेलेबल नहीं थे। इनपुट्स मतलब जैसे कि अच्छी क्वालिटी के सीड्स, अच्छी क्वालिटी की बोले तो फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स अवेलेबल नहीं थे खेती के लिए। तो ये बहुत बुरी बुरी बातें थी। अंग्रेजों ने कैश क्रॉप्स पे फोकस करवाया, कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर करवाया। तो इन सभी प्रॉब्लम से इंडिया परेशान था, एग्रीकल्चर सिस्टम जूझ रहा था। अब मतलब बता देता हूं इन चीजों का क्या होता है। दोस्तों खेती करने के लिए एक बढ़िया खाद की जरूरत पड़ती है। उस बढ़िया खाद को बोलते हैं फर्टिलाइजर। जब खेती करते हैं तो कीड़े मकोड़े मारने की दवाई चाहिए होती है, उस दवाई को बोलते हैं इंसेक्टिसाइड। जब खेती कर रहे होते हैं तो उड़ने वाले कीड़े को पेस्ट बोलते हैं। तो उड़ने वाले कीड़े, टिड्डी दल, उसको मारने की दवाई चाहिए होती है, उसे बोलते हैं पेस्टिसाइड। तो अंग्रेजों की तरफ से कोई भी ऐसा इनपुट प्रोवाइड नहीं किया गया जिससे इंडिया का एग्रीकल्चर सिस्टम सुधरे। और सारा तो मानसून के ऊपर डिपेंड था, बारिश आएगी तो ठीक है, पानी की सुविधा अंग्रेजों ने दी नहीं, तो कुल मिला के किल कर दिया। अब इस चीज को सॉल्व करने के लिए हमारे देश में कुछ रिफॉर्म लिए गए। रिफॉर्म का मतलब होता है सुधार। सुधार ये लिए गए कि एक तो भाई अंग्रेजों ने बहुत ज्यादा अमीर बना दिया था जमींदार को, और जो फार्मर्स थे वो बहुत ही घटिया क्वालिटी की लाइफ जी रहे थे। तो देश आजाद होते ही सबसे पहले इन सबको हटाया गया, जो जमींदार वगैरह थे, इस सिस्टम को खत्म किया गया और जमीन से रिलेटेड बहुत सारे मेजर लिए गए। फिर जाके हमने अपने देश के अंदर टेक्नोलॉजी को इंप्रूव किया। ये सुधार थे। कुल मिला के सभी सुधार को 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। आपको कोई पूछे कि भाई एग्रीकल्चर सेक्टर में जो रिफॉर्म हुए थे, एग्रीकल्चर सेक्टर में जो सुधार हुए थे, इसकी कितनी कैटेगरी है? 2 कैटेगरी है। एक है लैंड रिफॉर्म, मतलब जमीन से रिलेटेड कुछ सुधार हुए। एक है ग्रीन रेवोल्यूशन, इसमें हमने टेक्नोलॉजी से रिलेटेड सुधार किए। तो इसलिए इसको बोलते हैं इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म, जमीनी रिफॉर्म। इसको बोलते हैं टेक्निकल रिफॉर्म, यहां पर टेक्नोलॉजी के रिफॉर्म किए गए। अच्छा भाई, क्या सुधार कर दिया जमीन से रिलेटेड? एक एक करके पढ़ते हैं भाई। पहला सुधार जमीन से रिलेटेड कि इन पनौतियों को हटा दिया, जमींदार को रिमूव कर दिया, साइड हो जा बेटा, बहुत हो गया, तुमने अंग्रेजों के जमाने में बहुत कुछ माल कमा लिया, अब तुम्हारा सिस्टम खत्म। तुम्हारे पास बहुत सारी जमीनें हैं ना, सरकार ने इन जमीनों को छीन छीन कर गरीबों को बांट दिया और रूल बना दिया देश में कि भाई एक बंदे के पास जमीन की मैक्सिमम कितनी ओनरशिप हो सकती है, लिमिट डिसाइड कर दी। अब ये लिमिट आपको याद नहीं रखनी, क्योंकि इसके ऊपर हर स्टेट में अलग लिमिट थी। तो जमीन के ऊपर लिमिट लगा दी, और फिर जब भी कोई बंदा अपनी जमीन को किसी को किराए पर देगा तो वो उससे मनचाहा किराया नहीं वसूल सकता, सरकार ने बोला। सरकार ने किराए को भी कंट्रोल किया। सरकार ने यहां पर लोगों को बोला कि भाई अगर तुम्हारी जमीन अलग अलग जगह है, जैसे कि मान लो मेरी जमीन हरियाणा में है, दिल्ली में है, यूपी में है, तो मेरे को उस पर अगर प्रोडक्शन करना है तो हरियाणा, यूपी, दिल्ली अलग अलग जगह ट्रैक्टर खरीदना पड़ेगा, अलग अलग जगह ट्यूबवेल लगाना पड़ेगा जिससे पानी जाए।
सरकार बोलती है तू तो परेशान हो जाएगा, तो एक काम कर, तेरी तीनों लैंड को हम एक जगह मर्ज कर देते हैं। तो हरियाणा और यूपी से मेरी जमीन सरकार ने ली और मुझे दिल्ली में दे दी, तो सही है, जमीन मर्ज करके दे दी मुझे, तो अब एक ही ट्रैक्टर हर जगह काम कर देगा। तो इसको ढंग से समझाता हूं कि ये थे क्या। सबसे पहले लैंड रिफॉर्म को समझते हैं मेरे दोस्त, पॉइंट वाइज समझेंगे। यहां पर आपके लिए लिखा हुआ है, आ जाओ जी। लैंड रिफॉर्म, लैंड रिफॉर्म में हमने इंटरमीडिएटरीज जैसे जमींदारी सिस्टम के जो बिचौलिए थे, जो टैक्स कलेक्ट करके अंग्रेजों को देते थे, इसको रिमूव कर दिया। रिमूव करने को बोलते हैं एबोलिशन, एक खत्म, खात्मा। लैंड सीलिंग करी, एक जमीन की मैक्सिमम लिमिट कितनी हो सकती है एक बंदे के पास, उसको डिसाइड किया। हाँ, हद से ज्यादा जमीन कोई नहीं रख सकता, ऐसा कुछ। फिर किया हमने कंसोलिडेशन ऑफ लैंड होल्डिंग, मतलब एक बंदे की जमीन यहां है, यहां है, यहां है, तो सरकार ने इन तीनों टुकड़ों को मर्ज करके एक ही जगह दे दिया कि भाई तू यहां रख ले, एक ही ट्रैक्टर में सारा काम चल जाएगा, तू अच्छे से इसको ग्रो कर पाएगा। इसको बोलते हैं कंसोलिडेशन, मतलब जोड़ना, मर्ज करना। फिर सरकार ने रेंट को रेगुलेट किया। रेगुलेट का मतलब कंट्रोल। हर कोई अपनी अपनी जमीन के लिए मनचाहा किराया नहीं वसूल सकता किराएदार से, राइट। यहां डिसाइड किया गया कि मैक्सिमम 1/3 यानी 33% किराया वसूल सकता है, जो भी उसकी अर्निंग होगी उसका। फिर कोऑपरेटिव फार्मिंग को सरकार ने प्रमोट किया। कोऑपरेटिव का मतलब होता है दोस्त टीम। सरकार कहती है इंडिविजुअल फार्मर्स से अच्छा काम टीम कर सकती है, तो जितने भी फार्मर्स हैं सब अपने अपने ग्रुप बना लो, ग्रुप बना के फार्मिंग करो तो जल्दी प्रोडक्शन होगा। एक से भले दो, दो से भले चार ग्रुप बनाओगे तो आपको जो सीड, फर्टिलाइजर, इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड खरीदने हैं वो आप सब मिलकर एक दुकान पे खरीदने जाओगे, ज्यादा क्वांटिटी में खरीदोगे तो आपको सस्ते मिलेंगे, तो बार्गेनिंग भी हो जाएगी। तो ऐसा भी हो सकता है, तो बहुत फायदे थे इस चीज के। एक्सप्लेनेशन देखते हैं भाई, वन शॉट है तो एक्सप्लेनेशन के साथ करते हैं यहां पर इसको। इसके 3 ही पॉइंट इंपॉर्टेंट है जो सबसे ज्यादा है, बाकी नीचे दिए हुए हैं। लैंड रिफॉर्म का मतलब क्या होता है भाई साहब? जो भी जमीन की लैंड होल्डिंग है, लैंड होल्डिंग का मतलब जमीन की ओनरशिप है, उसके सिस्टम को चेंज करना लैंड रिफॉर्म कहलाता है। तो लैंड रिफॉर्म रेफर्स टू द चेंज इन द ओनरशिप ऑफ लैंड होल्डिंग्स, और ये बेसिकली इन सभी 5 पोर्शन में डिवाइड करते हैं इसको। पहला है एबोलिशन ऑफ इंटरमीडिएटरीज, यानी जमींदारी सिस्टम ऑफ लैंड सेटलमेंट रेवेन्यू वाज रिमूव्ड। ओके, ये पहला सुधार था, अच्छा किया, इनको कुत्तों को हटा दिया। फिर लैंड सीलिंग, लैंड सीलिंग का मतलब सील करना, सील का मतलब होता है लिमिट, लिमिट डिसाइड कर देना कि एक बंदे के पास मैक्स टू मैक्स कितनी जमीन हो सकती है। तो इट रेफर्स टू फिक्सिंग द मैक्सिमम साइज ऑफ लैंड विच कुड बी ऑन बाय एन इंडिविजुअल, एक इंडिविजुअल कितनी जमीन ऑन कर सकता है। इट इज डन टू ब्रिंग द इक्विटी टू द एग्रीकल्चर सेक्टर। कोई पूछे कि भैया लैंड सीलिंग क्यों की थी? इक्विटी लाने के लिए, ताकि सबके पास लगभग बराबर बराबर सी जमीन हो। फिर भाई कंसोलिडेशन ऑफ लैंड होल्डिंग किया। इट मींस टू ब्रिंग लैंड होल्डिंग ऑफ अ फार्मर टू वन प्लेस रादर देन स्कैटर्ड इन पीसेस। स्कैटर्ड का मतलब होता है टुकड़ों में बंटना, फ्रेगमेंटेशन भी बोलते हैं इसको इंग्लिश में, है ना। तो जिस जिसकी टुकड़ों में बटी हुई लैंड है, अलग अलग पीस में, जो सेवरल प्लेसेस में अलग अलग जगह पर है, उसको एक जगह लेकर आ जाओ। सरकार का ये मेन मोटिव था, ताकि वो अच्छे से तरक्की कर सके। फिर गवर्नमेंट ने रेगुलेशन ऑफ रेंट निकाला। 1/3 ऑफ अर्निंग किसी का तुम मैक्स टू मैक्स चार्ज कर सकते हो, नहीं तो इससे भी कम चार्ज हो रहा था। और कोऑपरेटिव फार्मिंग आया, टीम में मिलकर फार्मिंग करो, जिससे लोग सस्ते में सामान खरीद पाए और कलेक्टिव बार्गेनिंग कर पाए। बार्गेनिंग का मतलब होता है मोल भाव करना, सामान के लिए रेट कम करवाना। फार्मर भी तो बहुत सारा सामान खरीदते हैं। स्टार्टिंग के 3 बड़े इंपॉर्टेंट है। अब आपको एक अंदर की बात बताता हूं जिससे रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चन बनता है। भाई सरकार ने लैंड सीलिंग तो करी थी, अब बहुत सारे चालाक लोगों ने सरकार के कानून का फायदा उठाया। यहां पर ये लैंड रिफॉर्म्स ज्यादा सक्सेसफुल इसलिए नहीं हुए क्योंकि जब लैंड सीलिंग हो गई ना, लिमिट डिसाइड हो गई, तो एक जमींदार जिसके पास बहुत सारी जमीन थी, उसने अपनी जमीन का कुछ हिस्सा अपने भाई के नाम कर दिया, कुछ दोस्त के नाम कर दिया, कुछ बीवी के नाम कर दिया, कुछ रिलेटिव के नाम कर दिया, और बोला कि भाई मेरे पास तो बहुत थोड़ी जमीन है। तो सरकार फिर उससे जमीन नहीं छीन पाई। तो इस लॉ का बहुत मिसयूज किया गया, इसलिए लैंड रिफॉर्म्स ज्यादा सक्सेसफुल नहीं हुए। लेकिन फिर भी वेस्ट बंगाल और केरला जैसे 2 स्टेट्स में बहुत अच्छे से पॉलिसीज को अप्लाई किया गया, यहां पर ये सक्सेसफुल हुए। तो पेपर में क्वेश्चन आता है ऐसे कौन से 2 स्टेट है जहां पर लैंड रिफॉर्म सबसे ज्यादा सक्सेसफुल हुए? तो आंसर इज केरला एंड वेस्ट बंगाल। प्लीज भूलना मत। देखो यार, थ्योरी का चैप्टर है,
तो थ्योरी को थ्योरी के ढंग से ही किया जाएगा, लेकिन एक कनेक्शन तो सेट किया जाता है, वो कनेक्शन आपको सेट करना है। तो मैंने बोला भाई दो तरीके के रिफॉर्म्स पढ़ने हैं आपको, एक लैंड रिफॉर्म और दूसरा ग्रीन रेवोल्यूशन, जिसे टेक्निकल रिफॉर्म बोलते हैं। लैंड रिफॉर्म आप कंप्लीट कर चुके हो, अब आ जाते हैं ग्रीन रेवोल्यूशन पे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ग्रीन रेवोल्यूशन नाम से पता लगता है ग्रीन की बात हो रही है। क्या ग्रीन? हरी हरी चीजों की बात हो रही है। जो हमारे खेतों में फसलें होती है ना, वो हरे रंग की होती है। इस वजह से बेसिकली इसका नाम ग्रीन रेवोल्यूशन रखा गया है, एग्रीकल्चर से रिलेटेड है। हां, कहीं फिर जाकर गेहूं ब्राउन हो जाता है, लेकिन स्टार्टिंग में फसलें तो हरी होती है। रेवोल्यूशन का मतलब होता है क्रांति। ग्रीन रेवोल्यूशन का मतलब एक ऐसी बड़ी क्रांति, एक ऐसा आंदोलन लेकर आना जिससे हम अपने देश के अंदर फूड ग्रेन्स का प्रोडक्शन बढ़ा दें। फूड ग्रेन जैसे गेहूं, चावल, मक्का, बाजरा, जौ, ये सब चीजें। मक्का को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? मक्का को इंग्लिश में आजकल तो जब मॉल्स वगैरह में या बाहर तुम खरीदते हो तो पता है ना, स्वीट कॉर्न बोल देते हैं, लेकिन फसल के नाम पे उसको मेज बोलते हैं। मेज की स्पेलिंग कमेंट सेक्शन में लिख दो अभी वीडियो को पॉज करके, मैं मान जाऊंगा आपको। जौ को इंग्लिश में बोलते हैं बार्ले, राइट, और बाजरे को तो बाजरा ही बोलते हैं, ठीक है। तो बेसिकली ये था ग्रीन रेवोल्यूशन। लेकिन कहानी ये है कि ग्रीन रेवोल्यूशन कब हमारे देश में आया। ग्रीन रेवोल्यूशन के आने की तारीख कहीं पर भी गिवन नहीं है, तो कोई भी एग्जैक्ट तारीख नहीं है, बस ये बोलते हैं मिड 1960s में हमारे देश में ग्रीन रेवोल्यूशन आ गया। एक्चुअली हमारे देश ने ना न्यू एग्रीकल्चर पॉलिसी बनाई थी 1961 में, तो वहां पर फूड ग्रेन के प्रोडक्शन को बढ़ाने की मुहिम पहले ही चालू हो चुकी थी। लेकिन ग्रीन रेवोल्यूशन उस एग्रीकल्चर पॉलिसी का हिस्सा बना बाद में, मिड 1960s में। मिड 1960s का मतलब कहीं ना कहीं हो गया 1965 के बाद। 1960s 1960 से 70 को बोलते हैं, मिड मतलब उसका आधा 1965 से ऊपर, राइट। हाँ, तो ग्रीन रेवोल्यूशन स्टार्ट हुआ, और ग्रीन रेवोल्यूशन में हमने बहुत ही बेहतरीन क्वालिटी ऑफ सीड्स को यूज किया। उन सीड्स को बोलते थे हाई यील्ड वैरायटी सीड्स। उन सीड्स के यूज करने से हमारे देश में प्रोडक्शन बहुत ज्यादा बढ़ गया। मान लो कि पहले प्रोडक्शन इतना होता था, एक लड़ी में मान लो पहले प्रोडक्शन इतना होता था, लेकिन जब से वो सीड्स आए हैं तो प्रोडक्शन गेहूं का इतना ज्यादा होने लगा। तो वही है कि भाई साहब, अच्छी क्वालिटी के सीड्स यूज करोगे तो ज्यादा प्रोडक्शन होगा। लेकिन एक बात बताऊं आपको अंदर की, ग्रीन रेवोल्यूशन के साथ एक बात थी, अगर आपको अपने देश में वो HYV सीड्स यूज करने हैं ना, तो उसके साथ आपको कुछ और चीजें भी यूज करनी ही पड़ेंगी। जैसे कि फर्टिलाइजर होने चाहिए अच्छे, इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड और पानी की फैसिलिटी, वरना ग्रीन रेवोल्यूशन किसी काम में नहीं आएगा, कोई फायदा नहीं होगा, वो सीड्स प्रोडक्शन नहीं बढ़ाएंगे। तो इन सब चीजों की जरूरत पड़ी, तो आपसे सीधा सीधा क्वेश्चन पूछेगा व्हाट इज ग्रीन रेवोल्यूशन, तो उसका जवाब ये है, ग्रीन रेवोल्यूशन का मतलब होता है फूड ग्रेन का प्रोडक्शन बढ़ाना बाय यूजिंग HYV सीड्स along with फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड एंड वाटर फैसिलिटी। वाटर फैसिलिटी को इरिगेशन बोलते हैं। अब ये HYV सीड्स इंडिया में कौन लेकर आया? तो इनका नाम था MS स्वामीनाथन। MS स्वामीनाथन को ग्रीन रेवोल्यूशन का फादर भी बोलते हैं इंडिया में, लेकिन पूरी दुनिया में ग्रीन रेवोल्यूशन का फादर बोलते हैं नॉर्मन ई बर्लॉग को। मैक्सिकन एग्रीकल्चरल साइंटिस्ट थे, तो नॉर्मन ई बर्लॉग ग्रीन रेवोल्यूशन के फादर हैं, लेकिन इंडिया में ग्रीन रेवोल्यूशन के फादर MS स्वामीनाथन है। तो दोनों वर्ड अलग अलग है, ध्यान रखना। लो जी, ये भाई साहब थे, ये बोलते थे इफ एग्रीकल्चर फेल्स एवरीथिंग एल्स विल फेल। एग्रीकल्चर गया सब गया, तो फादर ऑफ इंडियाज ग्रीन रेवोल्यूशन MS स्वामीनाथन। कितनी अच्छी इनकी तस्वीर है। आज के टाइम में ये जिंदा नहीं है यार, इनको नमस्कार है, ठीक है। इनके कंट्रीब्यूशन को, जिसकी वजह से आज हम सब लोग जिंदा हैं, इन्होंने देश में ये मुहिम लाई, इसकी वजह से फूड ग्रेन का प्रोडक्शन बढ़ा, स्पेशली वीट और राइस का प्रोडक्शन बढ़ गया। टारगेट तो हर एक चीज का बढ़ाना था, लेकिन वीट और राइस का प्रोडक्शन बढ़ गया। अब आपको और अंदर की बात बताता हूं, जो जानकर खुशी होगी आपको कि अच्छा फैक्ट के ऊपर फैक्ट है। भाई साहब, ग्रीन रेवोल्यूशन एक बार में पूरी कंट्री में लागू नहीं हुआ। एक्चुअली एक डर था, जो भी देश HYV सीड्स यूज करेगा, तो HYV सीड्स अट्रैक्ट करते हैं टिड्डी दल को। टिड्डी दल बहुत बड़े बड़े टिड्डे होते हैं, पूरे खेत को सेकंडों में खा जाते हैं, खत्म कर देते हैं खेती। तो HYV सीड्स यूज करेंगे तो हमारी खेती खराब होने के चांस भी है। एक तो यार हम खेती करेंगे, बड़ी करेंगे, सारा टिड्डी दल आ जाएगा और उस खेती को खराब कर देगा, ये रिस्क था इसके साथ। तो हमारे देश ने शुरुआत में पंजाब में, तमिलनाडु में और आंध्र प्रदेश में, 3 राज्यों के अंदर
ग्रीन रेवोल्यूशन को बनाया, मतलब यूज किया 10 साल तक लगभग। फिर ये सक्सेसफुल रहा, कोई टिड्डी दल का अटैक नहीं हुआ। फिर बाद में बचे हुए भारत के अंदर, रेस्ट ऑफ द स्टेट्स के अंदर हमने ग्रीन रेवोल्यूशन को अपना लिया। तो ग्रीन रेवोल्यूशन कुल मिला के हमारे प्यारे देश भारत के अंदर 2 फेजेस में लॉन्च हुआ। फेज 1 की तारीख नहीं है, बस ये बोल रखा है मिड 1960s से लेके मिड 1960s का मतलब ये होता है, और मिड 1970s तक 10 सालों तक यहां कौन कौन सा स्टेट था? पंजाब हरियाणा एक ही बात थी, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश यहां पर सक्सेसफुल हो गया। तो फेज 2 स्टार्ट हुआ 1975 से लेके मिड 1980s बोलते हैं, मिड 1970s से मिड 1980s तक। तो रेस्ट ऑफ द स्टेट्स का मतलब बाकी बचे हुए भारत की जो स्टेट्स थी सब में अप्लाई कर दिया। स्टार्टिंग में यहां अप्लाई हुआ था ना, इसलिए यहां के फार्मर्स एज कंपेयर टू अदर स्टेट्स के फार्मर से ज्यादा अमीर भी होते हैं, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए भाई, पेपर में क्वेश्चन भी आ सकता है कि डिस्कस द फेजेस ऑफ द ग्रीन रेवोल्यूशन। 2 फेज है। फर्स्ट फेज के लिए आप लिखोगे मिड 1960s से लेके मिड 1970s तक, यहां पर पंजाब, आंध्रा और तमिलनाडु मेन डिस्कस किया गया है। सेकंड फेज था आपका मिड 1970s से लेके मिड 1980s तक, यहां पर जो भी दूसरे बचे हुए स्टेट्स थे उन सबके अप्लाई किया और देश ने सेल्फ सफिशिएंसी अचीव कर ली। जो प्लानिंग कमीशन में हमारा ऑब्जेक्टिव था, लॉन्ग टर्म गोल था, वो अचीव कर लिया, सेल्फ रिलायंस। बस इतना ही ध्यान रखना है इसको आगे। ग्रीन रेवोल्यूशन की प्यारी सी डेफिनेशन लिखी हुई है। ग्रीन रेवोल्यूशन रेफर्स टू इंक्रीज इन द प्रोडक्शन ऑफ फूड ग्रेन्स ड्यू टू, किस वजह से? यूज ऑफ हाई यील्ड वैरायटी सीड्स, यूज ऑफ फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड एंड इरिगेशन फैसिलिटीज। इन सबको एक साथ इस्तेमाल करके ये जो डाल रहे हैं ना दवाइयां, ये दवाइयां ये होते हैं इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड, ठीक है। तो बस बढ़िया था, ग्रीन रेवोल्यूशन बोलते हैं इसको। अब नेक्स्ट टॉपिक आएगा कि भैया HYV सीड्स को और क्या बोलते हैं? HYV सीड्स को हम मिरेकल सीड्स बोलते हैं। मिरेकल सीड्स का मतलब होता है जादुई बीज। क्यों बोलते हैं? क्योंकि इन्होंने प्रोडक्शन बहुत ज्यादा बढ़वा दिया। और ग्रीन रेवोल्यूशन को हम सीड, वाटर, फर्टिलाइजर टेक्नोलॉजी भी बोलते हैं, क्योंकि इन सबको यूज करके इसने प्रोडक्शन बढ़वाया था। क्या फायदा हुआ ग्रीन रेवोल्यूशन का? भाई बहुत सारे फायदे हुए, प्रोडक्शन बढ़ गया भाई, मार्केटेबल सरप्लस आ गया फार्मर के पास, जो गरीब आदमी था उसको भी फायदा हुआ। क्या फायदा हुआ, कैसे कैसे, डिटेल में पढ़ते हैं। चलो जी, ये लो जी, 3 बेनिफिट है। ये है जी एडवांटेजेस ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन। पहला एडवांटेज है अटेनिंग मार्केटेबल सरप्लस। ये क्या होता है? देखो जी, मान लो ग्रीन रेवोल्यूशन से पहले एक फार्मर उतनी ही खेती करता था जितनी खेती से वो जिंदा रह सके। ऐसी खेती को बोलते हैं सबसिस्टेंस फार्मिंग। हाँ, आजीविका के लिए फार्मिंग करता था। फॉर एग्जांपल, उसको 10 किलो गेहूं चाहिए तो वो 10 किलो गेहूं ही उगाता था, इतना ही उगा पाता था, कम प्रोडक्शन होता था। अब ग्रीन रेवोल्यूशन आ गया, मिरेकल सीड्स आ गए, तो भाई अब फार्मर 50 किलो गेहूं उगा रहा है एग्जांपल के तौर पे, तो कितना एक्स्ट्रा कमा रहा है? 40 किलो गेहूं एक्स्ट्रा है। अब इस 40 किलो गेहूं को वो मार्केट में बेच देगा और इस एक्स्ट्रा क्वांटिटी को बोलेंगे मार्केटेबल सरप्लस। तो मार्केटेबल सरप्लस वो क्वांटिटी होती है जिसको एक फार्मर मार्केट में बेच देता है। ये डिफरेंस है टोटल आउटपुट माइनस जितना उसके सेल्फ कंजम्पशन में काम आए उसका। अच्छा जी, फिर भाई फूड ग्रेन की बफर स्टॉक्स हो गई गवर्नमेंट के पास। बफर स्टॉक का मतलब होता है वो क्वांटिटी ऑफ फूड ग्रेन जिसको सरकार इमरजेंसी में यूज कर ले। जैसे कि देश में कोई कोरोना की तरह महामारी आ जाए, कहीं अर्थक्वेक, सुनामी, कहीं फ्लड आ जाए, तो वहां के जो विक्टिम्स होते हैं सरकार उनको फ्री में फूड ग्रेन्स वगैरह प्रोवाइड करती है, या राशन की शॉप्स पे रीजनेबल प्राइस में या फ्री में अपने टारगेटेड कंज्यूमर्स को फूड ग्रेन देती है। आर्मी को भी, या फिर वॉर की सिचुएशन में जाता है फूड ग्रेन। तो गवर्नमेंट अपने पास एक प्रॉपर क्वांटिटी ऑफ फूड ग्रेन जमा करके रखना चाहती है। सरकार रख नहीं पा रही थी क्योंकि देश में फूड ग्रेन का प्रोडक्शन कम था। जब से ग्रीन रेवोल्यूशन आया, फूड ग्रेन का प्रोडक्शन बहुत ज्यादा हो गया, तो सरकार ने भी अपने पास फूड ग्रेन की क्वांटिटी अच्छी खासी जमा कर ली जो कि इमरजेंसी में काम आए। ये भी एक फायदा है देश को। भाई ग्रीन रेवोल्यूशन से पहले हमारे देश में फूड ग्रेन की शॉर्टेज थी। अमेरिका से मंगाते थे हम फूड ग्रेन, मंगाते थे। अमेरिका में एक कानून था, पब्लिक लॉ 480 सेक्शन। इस कानून के तहत अमेरिका हमारे देश में फूड ग्रेन को बेचता था। इसको सीए फाउंडेशन में पढ़ाते हैं, जब सीए की तैयारी में कराता हूं ना तब पढ़ाता हूं वहां पर, ठीक है, कोई बात नहीं। इसको इतना ही ध्यान रखो। तो भैया
अब ग्रीन रेवोल्यूशन आ गया, फूड ग्रेन का प्रोडक्शन बहुत ज्यादा बढ़ गया। अब जिसका प्रोडक्शन बढ़ जाता है उसकी सप्लाई बढ़ जाती है, उसका रेट सस्ता हो जाता है। रेट सस्ता हो जाता है तो गरीब भी अब अच्छी क्वांटिटी में फूड ग्रेन खरीद सकते थे। तो यहां लिखा है बेनिफिट टू द लो इनकम ग्रुप। जो गरीब लोग थे, लो इनकम वाले थे, वो भी अच्छी क्वांटिटी में गेहूं चावल खरीद रहे थे और अपना पेट भर रहे थे, अपनी फैमिली का पेट भर रहे थे। ये तो फायदे थे। नुकसान पता है क्या था? नुकसान एक तो तुम्हें पता ही है कि HYV सीड्स यूज करोगे तो पेस्ट के अटैक होने का चांस है। ये एक नुकसान हो सकता था, हुआ नहीं। एक बड़ा नुकसान, जो ये HYV सीड्स थे ना दोस्त, मेरे राज्य, ये बहुत महंगे थे। तो गरीब किसान इसको कैसे खरीदेगा? ये बहुत बड़ा चैलेंज था। तो एक बड़ा चैलेंज यही था कि अमीर फार्मर इसको खरीद पा रहे थे, तो अमीर फार्मर खरीदकर देश के अंदर ज्यादा प्रोडक्शन करें तो अमीर फार्मर की और कमाई ज्यादा हो जाएगी, तो अमीर तो और अमीर हो जाएगा, और गरीब खरीद नहीं पाएगा तो बेचारा और गरीब। तो अमीरी और गरीबी के बीच में जो इनइक्वालिटी थी वो बढ़ सकती थी ग्रीन रेवोल्यूशन से। तो हमारा टॉपिक है कि ग्रीन रेवोल्यूशन के सामने कोई नुकसान की बात करो। तो ये डिसएडवांटेजेस हैं ग्रीन रेवोल्यूशन के। पहला था रिस्क ऑफ पेस्ट अटैक, और दूसरा था रिस्क ऑफ इंक्रीज इन इनकम इनइक्वालिटीज। इनकम की इनइक्वालिटी बढ़ जाएगी क्योंकि ये बीज बहुत महंगे थे। लेकिन सरकार भी बड़ी चालाक थी भाई। सरकार ने बोला बीज बहुत महंगे हैं तो इस बीज के ऊपर सब्सिडीज प्रोवाइड कर दो। सब्सिडीज का मतलब होता है पैसों की हेल्प। फॉर एग्जांपल भाई, ये एक कंपनी है जो HYV सीड्स, फर्टिलाइजर, इंसेक्टिसाइड, सब कुछ, इसको फर्टिलाइजर इंडस्ट्री बोल दो, ये सब फार्मर को बेचेगी। मान लो जी, ये कह रही है कि 5,000 रुपए का 1 किलो गेहूं बेचूंगी मैं तेरे को बीज के तौर पर। मतलब ये सब मिला के, सीड, फर्टिलाइजर, इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड। फार्मर कह रहे हैं बहुत महंगा है, बहुत महंगा ही है। तो भाई सरकार कहती है इस इंडस्ट्री को देख, फार्मर्स को ये बेच दे तू 500 में, 4,500 रुपए जो कम पड़ रहे हैं ये गवर्नमेंट देगी। तो गवर्नमेंट इसको बोलती थी सब्सिडीज। सब्सिडी का मतलब होता है फाइनेंशियल हेल्प, यानी पैसों की हेल्प। तो ये कंपनी को तो कोई नुकसान नहीं हुआ क्योंकि कंपनी को तो पैसा सरकार ने दे दिया, फायदा हो गया गरीब किसान को। तो भाई सब्सिडी का कॉन्सेप्ट आया, सब्सिडी देनी स्टार्ट करी, देने के बाद लड़ाई हो गई। देश के जो इकोनॉमिस्ट थे वो आपस में वाद विवाद करने लगे, डिबेट करने लगे, बहस करने लगे, बोलने लगे यार ये सब्सिडीज तो गलत है, क्योंकि अगर सरकार सब्सिडीज देती रहेगी तो कहीं ना कहीं सरकार का खर्चा बढ़ेगा और गवर्नमेंट का जो बजट बनता है उसके ऊपर बहुत बड़ा बर्डन आ जाएगा। और ये भी बोल रहे थे कुछ इकोनॉमिस्ट, कह रहे सब्सिडी दे रहे हो तो सिर्फ गरीब बंदे के लिए बीज थोड़ी सस्ते हुए हैं, ये जो बीज सस्ते हुए हैं ये गरीब और अमीर दोनों के लिए हो गए। तो जो सब्सिडी का बेनिफिट है वो पुअर फार्मर और रिच फार्मर दोनों को मिल रहा है, लेकिन हमें तो सिर्फ पुअर फार्मर को बेनिफिट देना है। और सब्सिडीज कहीं ना कहीं देख रहे हो इंडस्ट्रीज को मिल रही है, इंडस्ट्रीज भी फायदे में आ रही है, उनका माल बिक रहा है, बढ़िया। तो कुछ इकोनॉमिस्ट बोल रहे थे सब्सिडीज नहीं देनी चाहिए, लेकिन कुछ इकोनॉमिस्ट थे जो कह रहे थे सब्सिडी देनी चाहिए, क्योंकि अगर आपने सब्सिडी नहीं दी ना तो गरीब फार्मर तो बर्बाद हो जाएगा। अमीर को फायदा हो रहा है होने दो, इंडस्ट्री को फायदा हो रहा है होने दो, लेकिन नहीं दी तो गरीब गया, ये तो खरीद ही नहीं पाएगा। देश में इनइक्वालिटी ऑफ इनकम बहुत बढ़ जाएगी। और एग्रीकल्चर अभी भी एक रिस्की बिजनेस है जो काफी हद तक बारिश पे डिपेंड करता था। तो बोला भाई अगर सब्सिडी नहीं दी तो धंधा बर्बाद हो जाएगा, तो कम से कम उनको कुछ करने की कोशिश तो करने दो, आप दो सब्सिडीज। तो ये टॉपिक जो मैं आपको पढ़ा रहा हूं ये बच्चे जनरली छोड़ के चले जाते हैं और ये पेपर के अंदर धांसू लेवल का आ जाता है। इस टॉपिक को बोलते हैं दोस्त मेरे डिबेट ओवर सब्सिडीज। कुछ इकोनॉमिस्ट बोल रहे थे सब्सिडी देनी चाहिए, कुछ इकोनॉमिस्ट बोल रहे थे सब्सिडीज नहीं देनी चाहिए, तो आर्ग्यूमेंट हो गए। आर्ग्यूमेंट का मतलब तर्क, बहस हो गई इकोनॉमिस्ट के बीच में, वो बहस पेपर के अंदर आ जाती है। तो वो बहस क्या हुई वो देख लेते हैं एक बारी। दो दो पॉइंट आपको याद करने हैं, मैंने ज्यादा लिख दिए यहां पर। आर्ग्यूमेंट्स है, इकोनॉमिस्ट जो सब्सिडीज के फेवर में थे वो बोलते थे एग्रीकल्चर इज स्टिल अ रिस्की बिजनेस। भाई तो रिस्क है इसके अंदर, तो सरकार को कुछ ना कुछ सोचना चाहिए। मेजोरिटी ऑफ फार्मर्स इंडिया के अंदर वेरी पुअर है, गरीब फार्मर से भाई सब्सिडीज दो। सब्सिडीज तो दे ही रहे थे, लेकिन बाद में बहस हुई। फिर सरकार ने, इकोनॉमिस्ट ने बोला अगर दी हुई सब्सिडीज को आप एलिमिनेट करोगे, रिमूव करोगे, तो सब्सिडीज कि एलिमिनेशन विल इंक्रीज द इनकम इनइक्वालिटी, इससे इनकम इनइक्वालिटी हो जाएगी, गरीब बंदा HYV सीड्स को खरीद ही नहीं पाएगा। लेकिन कुछ इकोनॉमिस्ट अगेंस्ट थे सब्सिडीज के, वो बोलते सरकार अगर सब्सिडीज देगी भाई ह्यूज बर्डन हो जाएगा गवर्नमेंट के बजट के फाइनेंस पे। फाइनेंस का मतलब पैसा। सब्सिडीज डू नॉट बेनिफिट पुअर फार्मर्स एज द बेनिफिट
ऑफ अमाउंट ऑफ सब्सिडीज गो टू द फर्टिलाइजर इंडस्ट्री एंड वेल्दी फार्मर। वेल्दी फार्मर का मतलब अमीर फार्मर। कहता है अमीर फार्मर और सब इंडस्ट्रीज जो थी फर्टिलाइजर वाली, उसको इसका फायदा होगा, गरीब फार्मर को नहीं होगा। यह कहना था उनका। नुकसान गए तेल लेने, फायदा ये वाला देखो, फेवर वाला देखो। तो सरकार ने डिसाइड किया कि सब्सिडी को कंटिन्यू करते हैं और HYV सीड्स पे सब्सिडी मिल रही थी। यहां पर आपका खत्म होता है एग्रीकल्चर सेक्टर। तो दोस्तों, मैंने आपका माइंड मैप क्रिएट किया था और मैंने बताया था भाई इस चैप्टर के अंदर कुल मिला के आपको 4 आइटम पढ़ने हैं। सबसे पहले मैंने आपको प्लानिंग कमीशन पढ़ाया, उसके बाद एग्रीकल्चर पॉलिसी पढ़ाई 1961 में, लेकिन एग्रीकल्चर पॉलिसी की कुछ खास डिटेल है ही नहीं। मेन तो ग्रीन रेवोल्यूशन और सब्सिडीज का कंटेंट है, वही आपको ध्यान रखना है। अब पढ़ेंगे हम इंडस्ट्री पॉलिसी। इंडस्ट्रियल पॉलिसी का मतलब हमारे देश में जो फैक्ट्रीज हैं, इंडस्ट्रीज हैं, कौन बंदा कौन सामान बनाएगा, यह डिसाइड करने की पॉलिसी तो हमारे देश ने स्टार्ट करी। जब देश आजाद हो गया तो 1948 में सबसे पहले एक इंडस्ट्रियल पॉलिसी बनाई गई, जो कि आपके कोर्स में नहीं है, उसको नहीं पढ़ना। फिर कुछ साल बाद 1956 में हमने इंडस्ट्रियल पॉलिसी को अपडेट किया। वो अपडेट 1956 वाली वो आपको कोर्स में पढ़नी है, वो पेपर में आ सकती है, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलो जी बढ़ते हैं आगे इंडस्ट्रियल पॉलिसी पे। तो आप पहले विजुअलाइज कर लो, अपने दिमाग में क्रिएट कर लो आखिर यार ये इंडस्ट्रियल पॉलिसी होती क्या है। तो भाई फैक्ट्री से रिलेटेड, और ये इंडस्ट्रीज जो भी फैक्ट्री वाले एरिया तुमने देखे होंगे, इंडस्ट्रियल एरिया देखे होंगे, उससे रिलेटेड पॉलिसी है। कौन क्या क्या सामान बनाएगा ये डिसाइड करना है। तो इंडिया की पहली इंडस्ट्रियल पॉलिसी को बोलते थे IPR 1948। IPR में I का मतलब इंडस्ट्रियल, P का मतलब पॉलिसी, R का मतलब रेजोल्यूशन। रेजोल्यूशन का मतलब प्रस्ताव होता है। यह बनाई गई सबसे पहले, इसकी डिटेल तुम्हारे कोर्स में नहीं है तो छोड़ दो इसको। फिर हमने इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन 1956 बनाया, यह आपको पढ़ना है। इसके अंदर सरकार ने क्या किया, सरकार ने बोला हमारे देश में जितना भी सामान बनाया जाता है, जितनी भी चीजें बनाई जाती है, उन सबकी 3 कैटेगरी डिवाइड कर दो। कैटेगरी 1, कैटेगरी 2, कैटेगरी 3। कैटेगरी 1 में 17 मेन चीजें डालेंगे, जैसे कि बड़ी बड़ी हैवी मशीन हो गई, न्यूक्लियर पावर हो गई, रेलवे हो गई, इलेक्ट्रिसिटी हो गई, और हवाई जहाज की इंडस्ट्री हो गई। ये सब बड़ी बड़ी मेन 17 चीजें डाल दी, इनके नाम आपको याद नहीं करने। और कैटेगरी बी में 12 चीजें डालेंगे, ये भी हैवी इंडस्ट्री थी, जैसे कि स्टील, एल्यूमिनियम, टेक्सटाइल, जूट, ये सब चीजें। और ये देश की मोटी मोटी सारी इंडस्ट्रीज हो गई। इसके अलावा जो भी बच गया वो कैटेगरी 3 में डाल दो। अच्छा जी, फिर क्या किया, फिर सरकार ने बोला भाई जितनी भी चीजें कैटेगरी ए में आती है उसको गवर्नमेंट ही बनाएगी, प्राइवेट सेक्टर नहीं बना सकता। अगर प्राइवेट सेक्टर पहले से कुछ काम कर रहा था तो सरकार ने अपने कब्जे में ले लिया। 1932 में टाटा एयरलाइन स्टार्ट हुई थी, तो सरकार ने उसको अपने कब्जे में ले लिया। बोला कि एयरलाइन तो भाई कैटेगरी ए में आती है और ये सारी चीजें देश के लिए बहुत क्रिटिकल है, इसको तो हम ही कराएंगे। तो यहां पर गवर्नमेंट ही सब कुछ कर रही थी, पब्लिक सेक्टर, मतलब गवर्नमेंट सेक्टर का मतलब पब्लिक सेक्टर ही सब कुछ प्रोड्यूस कर रहा था। फिर कैटेगरी बी में जितनी भी गुड्स थी, सरकार कह रही इसको भी हम करेंगे, हम नहीं कर पाए तो प्राइवेट सेक्टर करेगा। हाँ? मतलब सरकार कह रही है हम फेल हो गए तो प्राइवेट सेक्टर करेगा। तो इस चीज में बोलते हैं प्राइवेट सेक्टर सरकार को सपोर्ट कर रहा था, एक तरीके से सपोर्ट करने को बोलते हैं सेकेंडरी रोल प्ले करना। हाँ भाई, सप्लीमेंट कर रहा था या सेकेंडरी रोल प्ले कर रहा था, ये मान सकते हैं। बड़ा ही बकवास पॉलिसी थी। फिर जो भी कैटेगरी 3 में आ गया उस सबको प्राइवेट सेक्टर कर सकता है, जैसे कि ब्रेड, बटर, अंडा, ऑमलेट, टूथपेस्ट, चीनी, ये सब छोटी मोटी चीजें हैं, कैटेगरी 3 में थी। इन सब चीजों को प्रोड्यूस कर सकता है प्राइवेट सेक्टर। तो इंडस्ट्रियल पॉलिसी में यही डिसाइड हो रहा था कि कौन किस चीज को प्रोड्यूस करने की इंडस्ट्री सेट करेगा, बस ये डिसाइड हो रहा था। बात समझ में आई। अब सरकार बोल रही है भाई प्राइवेट सेक्टर कुछ भी कर ले, चाहे यहां कर ले चाहे यहां कर ले, उसको लाइसेंस लेना पड़ेगा सरकार से। लाइसेंस का मतलब होता है परमिशन। सरकार उसको परमिशन देगी तब करेगा। यानी अगर मेरे को टूथपेस्ट बनाना है तो सरकार से पूछना पड़ेगा, सरकार से पूछूंगा, सरकार एक डॉक्यूमेंट देगी जिसे लाइसेंस बोलते हैं, तब जाके इसको कर पाएंगे। तो भाई 1951 में इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग पॉलिसी सरकार ने बनाई। उसके तहत इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग पॉलिसी के तहत सरकार यहां पर लाइसेंस बांट रही थी। अच्छा जी, तो अब इसको डिटेल में पढ़ते हैं। जब सरकार ने यह पॉलिसी बनाई ना, तो हमारे देश की सारी इंडस्ट्रीज को 3 पार्ट में डिवाइड किया और हर एक चीज के लिए प्राइवेट सेक्टर को लाइसेंस लेना था। प्लस सरकार ने बोला कोई भी बंदा गांव देहात में इंडस्ट्री खोलेगा, बैकवर्ड एरिया में इंडस्ट्री खोलेगा, चाहे कैसी ही इंडस्ट्री खोल, छोटी बड़ी, सरकार उसको कुछ पैसे देगी।
और उसके टैक्स में भी कुछ छूट देगी। हाँ, अगर मान लो तुम एक बैकवर्ड एरिया में इंडस्ट्री खोलते हो उस टाइम, तो सरकार आपको कुछ सब्सिडीज भी दे सकती थी, डिपेंड करता है कि तुम क्या सामान बना रहे थे, और सरकार आपको टैक्स में छूट भी देती। यार जो हम इंडस्ट्री खोलेंगे, हम पैसा कमाएंगे, तो हमें अपने पैसे के ऊपर सरकार को टैक्स देना पड़ता है। सरकार यहां पर टैक्स में आपको कुछ रियायत दे रही थी, उसे टैक्स कंसेशन या टैक्स की रिबेट बोल सकते हो। और सरकार ने बोला जो बंदा छोटी छोटी इंडस्ट्री खोलेगा, छोटी छोटी इंडस्ट्री को बोलते हैं स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, वो गली मोहल्ले में खुल जाती है, आसपास के लोगों को आसानी से नौकरी दे देती हैं। तो वो चाहे बुरे इलाके मतलब बैकवर्ड एरिया में खोलो, चाहे बढ़िया एरिया में खोलो, जो बंदा स्मॉल स्केल इंडस्ट्री खोलेगा उसको भी छूट मिलेगी। तुम बोल रहे हो सर क्या बोल रहे हो, लिख के दे दो यार, लिख के दे देते हैं, कंटेंट है, लिख के देते हैं। 4 पॉइंट याद करने हैं आपको, ध्यान रखना इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन 1956 के बारे में। 4 पॉइंट, ये आपकी पॉलिसी का नाम है, 4 पॉइंट है। पहला पॉइंट आप देख रहे हो ये है, पहले पॉइंट के 3 टुकड़े हैं। पहले पॉइंट में बोला हुआ है कि इंडस्ट्रीज को क्लासिफाई किया गया था 3 कैटेगरीज में, कैटेगरी 1, कैटेगरी 2, कैटेगरी 3। कैटेगरी 1 में 17 इंडस्ट्री, कैटेगरी 2 में 12 इंडस्ट्री, और जितनी भी बची हुई है वो सारी की सारी कैटेगरी 3 में जो प्राइवेट सेक्टर कर सकता है। ये पहली फीचर है। दूसरी फीचर है दोस्तों, प्राइवेट सेक्टर अगर कुछ भी काम करेगा, कोई भी इंडस्ट्री सेट करेगा, तो दोज इंडस्ट्रीज कुड बी एस्टैब्लिश्ड थ्रू अ लाइसेंस फ्रॉम द गवर्नमेंट, उसको लाइसेंस लेना ही पड़ेगा सरकार से। फिर टैक्स रिबेट एंड अदर कंसेशंस वर ऑफर्ड टू दोज प्राइवेट एंटरप्राइज whose industries were established in the backward region of the country। जो बैकवर्ड इलाकों में अपनी इंडस्ट्री खोलेगा उसको टैक्स में छूट मिलेगी, लेकिन स्मॉल स्केल इंडस्ट्री तुम कहीं पे भी खोल लो। मोर इंपॉर्टेंस वॉज गिवन टू द डेवलपमेंट ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्री थ्रू सब्सिडीज एंड टैक्स कंसेशन, इनको भी मिल रही थी सब्सिडीज और टैक्स कंसेशन को एनसीईआरटी में लिखा हुआ है इंडस्ट्रियल सोप्स। जैसे सोप है ना, नहाने का सोप होता है, वो फिसलता है, तो इंडस्ट्री खोलने के लिए सरकार फिसाल रही थी लोगों को कि तुम भी आओ इंडस्ट्री खोल लो। इंडस्ट्रियल शॉप्स का मतलब इंडस्ट्री खोलने के लिए कुछ छूट देना, फिसलाना, ऐसे करना, तो सरकार के द्वारा किया जा रहा था। अच्छा जी, ये तो इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1956 की फीचर्स हैं। 4 फीचर है भाई, लोग ये मत सोचना कि ये 3 फीचर है, ये एक अकेली फीचर है, ठीक है। आपसे पूछ लेगा बताओ सेकेंडरी रोल प्राइवेट सेक्टर कहां प्ले कर रहा था, तो सेकेंडरी रोल प्राइवेट सेक्टर कैटेगरी 2 में प्ले कर रहा था। इससे मुझे एक बात याद आई, ईयर ऑन ईयर कनेक्ट कर रहे हैं। अभी मैंने सबसे पहले आपको पढ़ाया था कि हमारे देश में प्लानिंग कमीशन 1950 में स्टैब्लिश हुई, राइट। फिर मैंने आपको पढ़ाया कि पहला प्लान 1951 में बना। उसके बाद एक चीज और बतानी थी दोस्तों, प्लान जो हमारे देश में बनते थे वो प्लान कितने सही हैं, इसको वेरीफाई करने के लिए एक बाद में ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई जिसे नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल बोलते हैं। तो नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल 1952 में बनाई गई, ये चेक करती थी कि प्लान सही है या नहीं है। बस ऐसे ही बीच में एक फैक्ट लेके आ गया, मैंने कहा कुछ मिस ना हो जाए। चलो जी आओ, अब दोस्तों जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री है इसको जानने की आप में इच्छा पैदा हुई होगी, भाई ये होती क्या है। तो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री की डेफिनेशन टाइम टू टाइम बदलती रही है। मैं आपको बताऊंगा सबसे पहले जब हमारा देश आजाद हुआ था तब के टाइम पर, और फिर बताऊंगा आज के टाइम पर क्या डेफिनेशन थी। तो भाई जब बोलते हैं एट द बिगिनिंग ऑफ प्लानिंग 1951 के टाइम की अगर बात करें, तो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री उसको बोलते थे जिस इंडस्ट्री में 5 लाख रुपए लगे हों, 5 लाख से ज्यादा ना लगे हों। अगर किसी भी इंडस्ट्री में इन्वेस्टमेंट हो रखी है 4,99,000 तक की, 5 लाख तक की, तो उसको स्मॉल स्केल इंडस्ट्री बोलते थे। आज के टाइम में कंडीशन बदल गई है। अगर किसी इंडस्ट्री के अंदर मैक्स टू मैक्स 10 करोड़ की इन्वेस्टमेंट है, 10 करोड़ 1 रुपया नहीं होना चाहिए, 10 करोड़ तक की इन्वेस्टमेंट है, या फिर उसकी सेल मैक्सिमम 50 करोड़ की एक साल में, सेल को टर्नओवर बोल देते हैं, इकोनॉमिक्स में टर्नओवर बोल देते हैं सेल को। एक इंडस्ट्री जिसके अंदर मैक्स टू मैक्स इन्वेस्टमेंट मतलब उसकी लैंड बिल्डिंग एसेट्स की वैल्यू मैक्स टू मैक्स 10 करोड़ है, और उसकी सेल जो वो आउटपुट प्रोड्यूस करती हो एक साल के अंदर उसकी वैल्यू मैक्स टू मैक्स 50 करोड़ है, तो उसको स्मॉल स्केल इंडस्ट्री बोलेंगे, ठीक है, आज के टाइम में। लेकिन भाई आज के टाइम में नया कानून आ गया है, माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज एक्ट 2006 में। तो जो यहां पर स्मॉल लिखा है ना बीच में, इसकी डेफिनेशन के हिसाब से देख रहे हैं हम, ज्यादा नहीं देख रहे, ये रियल टाइम चीज मैंने बता दी आपको, इससे खैर आपके कोर्स का कोई लेन देन नहीं है। अब चलो कोई बात नहीं, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री पे फोकस कर रहे थे। आईपीआर 1956 हमारी 2nd नंबर की इंडस्ट्रियल पॉलिसी थी, लेकिन दोस्तों ये इंडस्ट्रियल पॉलिसी बनाने से 1 साल पहले
हमारे कार्वे साहब ने एक मीटिंग बिठाई थी और सोचा था कि भाई स्मॉल स्केल इंडस्ट्री को कैसे हम आगे बढ़ाएं, कैसे इंप्रूव करें। तो एक नंबर का क्वेश्चन आ सकता है भाई, कार्वे कमेटी क्या थी? कार्वे कमेटी स्मॉल स्केल इंडस्ट्री वाली कमेटी थी। तो चलो जी, लिखा हुआ है रोल ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्री इन अचीविंग द गोल्स ऑफ प्लानिंग वॉज अंडरलाइंड बाय द कार्वे कमिटी। कार्वे एक इकोनॉमिस्ट का नाम था, उसने एक कमिटी बनाई, बहुत सारे लौंडे बैठे थे यहां पर, और इस कमिटी को हम विलेज एंड स्मॉल स्केल इंडस्ट्री कमिटी भी बोल देते हैं। 1955 में एस्टैब्लिश हुई थी। उसके बाद हमारा आईपीआर 1956 आया और उसके अंदर डिसाइड किया गया हाँ भाई देना चाहिए। अब स्मॉल स्केल इंडस्ट्री के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको पता होना चाहिए। ये दोस्तों लोकल लोगों को एम्प्लॉयमेंट देती है, आसपास छोटी छोटी फैक्ट्रियां होती हैं तो लोकल लोग काम कर लेते हैं, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होती है। लेकिन आज हमें जरूरत है कि बड़ी बड़ी फर्म से इसको बचाया जाए। मतलब जो मेरे गली के नुक्कड़ पे सामान फैक्ट्री में बन रहा है वही सामान रिलायंस बना रही है, वही सामान टाटा बना रही है, तो भाई ये तो कंपटीशन नहीं कर सकती ना रिलायंस और टाटा से। तो सरकार को जरूरत है बड़ी बड़ी फर्म्स को बोले कि आप वो सामान मत बनाओ जो छोटी छोटी फर्म्स बनाती है। चप्पल बनाने दो भाई, उनको बना के बेचने दो, ठीक है, उनको बचाओ ताकि वो बड़ी फर्म से कंपटीशन ना करें और एम्प्लॉयमेंट वहीं रह जाए। स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज बहुत सारी प्रॉब्लम से गुजर रही हैं, वो प्रॉब्लम देख लेते हैं कौन कौन सी है आज के टाइम में। तो दिस इज अबाउट प्रॉब्लम्स ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, जैसे कि पैसों की कमी है, फाइनेंस की कमी, हाँ, रॉ मटेरियल की शॉर्टेज है। इनको जो रॉ मटेरियल चाहिए वो शॉर्ट रहता है क्योंकि इनको सप्लाई करने वाले लोग बहुत कम है। वो सोचते हैं यार छोटा मोटा माल खरीदना है इसने, क्या ही मैं इसको प्रोड्यूस करूं, इंटरेस्ट नहीं दिखाते, तो इनको रॉ मटेरियल की शॉर्टेज रहती है। डिफिकल्टीज इन मार्केटिंग, इनके पास एक तो पैसों की कमी है, पैसों की कमी की वजह से ये मार्केटिंग अच्छे से नहीं कर पाते। टीवी के अंदर एडवर्टाइजमेंट देना इनके बस की नहीं हो पाता। बड़ी टाटा रिलायंस की ऐड आती है लेकिन छोटी छोटी फैक्ट्रीज की ऐड कहां आती है टीवी में। ये आउटडेटेड मशीन्स पे काम करते हैं, जो इक्विपमेंट बहुत पुराने पुराने होते हैं उस पे काम करते हैं। ये लेटेस्ट टेक्नोलॉजी को नहीं अपना पाते। अंडर यूटिलाइज्ड एक्सपोर्ट पोटेंशियल, इनकी जो पोटेंशियल है, पावर है एक्सपोर्ट करने की, इसको देश इस्तेमाल नहीं कर पाता क्योंकि ये मार्केटिंग नहीं कर पा रहे, अपना माल मार्केट तक ही नहीं पहुंचा पा रहे, तो एक्सपोर्ट कैसे करेंगे। कंपटीशन फ्रॉम लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज इनको नुकसान दे रहा है, बड़ी बड़ी कंपनी से इनको कंपटीशन मिल रहा है। चप्पल बनाते हैं लोकल लोग भी और चप्पल बना रही है रिलैक्सो भी, स्पार्क्स भी, एक्शन भी, नाइकी भी, एडिडास भी, तो प्यूमा भी बना रहा है, तो इनसे कंपटीशन नहीं कर पा रही है। तो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को बचाने की जरूरत है भाई। कोई बात नहीं, छोटे छोटे पॉइंट से आपको स्मॉल स्केल इंडस्ट्री को यहीं खत्म करना है। और जैसा कि मैं आपको बता चुका हूं, इस पूरे चैप्टर को हमने 4 पार्ट में डिवाइड कर रखा है मेरे दोस्त। तो वही कैटेगराइजेशन आपके माइंड में चलना चाहिए और आपको पता होना चाहिए कातिया कि माइंड मैप क्रिएट हो रखा है। 3 पोर्शन हम खत्म कर चुके हैं, चौथा पोर्शन एक्सपोर्ट इंपोर्ट पॉलिसी का आ गया है, बस खत्म होने वाला चैप्टर। हाँ जी हाँ। अच्छा, बच्चा पूछेगा सर इसके नोट्स मैं कहां से डाउनलोड करूंगा? दोस्त, इसके नोट्स आप डाउनलोड करोगे पीडब्ल्यू की मोबाइल ऐप में जाओ, वहां पर विश्वास बैच आपको मिलेगा। विश्वास कॉमर्स 2025 आप डाल दोगे, बैच मिल जाएगा। वहां जाके क्लास में सेक्शन होता है नोट्स का, वो आप डाउनलोड कर लेना, आपको वहां नोट्स मिल जाएंगे और बहुत कुछ मिलेगा, ही बताता हूं। फॉरेन ट्रेड पॉलिसी के बारे में बात कर रहे हैं भाई। फॉरेन ट्रेड यानी विदेशी कंट्री से ट्रेड। विदेशी कंट्री को माल बेचते हैं तो इसको एक्सपोर्ट बोलते हैं, विदेशों से माल खरीदते हैं तो उसको इंपोर्ट बोलते हैं। तो एक्सपोर्ट और इंपोर्ट से रिलेटेड पॉलिसी बनाना है, फॉरेन ट्रेड पॉलिसी कहलाती है। तो हमारे देश ने भाई क्या सोचा? पहली बात तो हमारा देश बार बार यह सोचे जा रहा था कि फॉरेन कंट्री के ऊपर से डिपेंडेंसी खत्म करो, अपने देश में ही माल ज्यादा से ज्यादा प्रोड्यूस करो। अगर तुम विदेशों से माल जो मंगाते हो, जो भी इंपोर्ट कराते हो, उस चीज को बंद नहीं कर पा रहे, तो एक काम करो भाई, माल कम मंगवाओ, लिमिट डिसाइड कर लो। ढंग से समझाता हूं। मान लो भाई दुबई से गोल्ड ला रहे हो तुम या थाईलैंड से गोल्ड ला रहे हो, तो सरकार कह रही है भाई या तो गोल्ड मत लेके आओ, नहीं तो हम गोल्ड की लिमिट डिसाइड कर देंगे कि एक बंदा 10 ग्राम गोल्ड ला सकता है बस। अगर तुम अमेरिका जाके सस्ते में आईफोन ला रहे हो तो सरकार लिमिट डिसाइड कर देगी कि आप अनलिमिटेड आईफोन नहीं ला पाओगे, एक आईफोन ला पाओगे। इस लिमिट को बोलते हैं कोटा। कोटा का मतलब लिमिट, सरकार ने लिमिट डिसाइड कर दी। ये हमारी पॉलिसी थी कि जो चीजें देश के लिए जरूरी नहीं है उसके ऊपर कोटा डिसाइड कर देंगे, या फिर जो भी विदेशों से माल आएगा हम उसके ऊपर टैक्स लगाएंगे, टैक्स ऑन इंपोर्ट। इसका मतलब ये होता है अगर तुम विदेशों से 100 रुपए की चप्पल खरीद के लाए तो सरकार आपके ऊपर 100 रुपए का टैक्स लगा देगी
और इंडिया में घुसोगे तो आपको ये 200 रुपए की पड़ेगी। यानी मतलब मैं किसी को बोल रहा हूं भाई अमेरिका से मेरे लिए चप्पल ले आई हो, ले आया, एयरपोर्ट पे चेकिंग हुई, अच्छा तो सरकार बोल रही है चप्पल पे तो टैक्स है कितने का, 100 रुपए का, तो 200 रुपए की पड़ेगी। तो ज्यादा शाना बनने की जरूरत नहीं है, सरकार ने इंपोर्ट के ऊपर टैक्स लगा दिया। और जो भी टैक्स इंपोर्ट के ऊपर लगाया जाता है इसको बोलते हैं इंग्लिश में टैरिफ। तो टैरिफ का मतलब इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन का टैक्स होता है। देश के अंदर जो ट्रांजैक्शन होते हैं उस पर जो टैक्स लगता है उसको टैरिफ नहीं बोलते, इंटरनेशनल एक्सपोर्ट इंपोर्ट के टैक्स को टैरिफ बोलते हैं। अच्छा जी, सरकार ने बोला भाई तुम विदेशों से माल मंगाना बंद करो, यही हमारी फॉरेन ट्रेड पॉलिसी है। अगर तुम्हारा उस माल के बिना काम नहीं चलता तो हम उस पर या तो टैरिफ लगाएंगे या कोटा लगाएंगे, नहीं तो आप ट्राई करो कि उसी चीज को अपने देश में बना लो। वैसा नहीं बना सकते तो उसकी कॉपी बना लो। तो इंपोर्ट जो तुम करा रहे हो उसका सब्स्टिट्यूट देश में बना लो, उसकी कॉपी बना लो। दिस इज कॉल्ड इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन। भेजे के अंदर बात नहीं जा रही, अब लो चार्ट। फॉरेन ट्रेड पॉलिसी इंडिया की एक्सपोर्ट इंपोर्ट से रिलेटेड पॉलिसी थी। इसके अंदर सरकार ने 3 कंपोनेंट्स को फॉलो किया। कंपोनेंट नंबर 1 इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन। सरकार बोलती थी विदेशों से जो माल आ रहा है उसकी कॉपी को इंडिया में प्रोड्यूस कर लो, रिप्लेस कर दो इंपोर्ट्स को डोमेस्टिक प्रोडक्शन से। पॉइंट नंबर 2 टैरिफ लगाएंगे, जो भी विदेशों से माल खरीदेगा उसके ऊपर टैक्स लगेगा ताकि लोग विदेशों से कम खरीदे सामान, तो डिपेंडेंसी कम होगी जब हम कम खरीदेंगे। तो सरकार ने कुछ चीजों पर कोटा लगा दिया, मतलब लिमिट डिसाइड कर ली कि भाई विदेशों से एक ही बोतल अलाउड है तो एक ही बोतल तुम ला सकते हो, ज्यादा लाओगे तो फिर नॉट अलाउड है। हाँ? तो भाई कोटा लगा दिया। तो सरकार ने काफी हद तक विदेशों से जो सामान आ रहा है उसको रेस्ट्रिक्ट करने की कोशिश की, और इस कोशिश को ही बोलते हैं इंडिया की फॉरेन ट्रेड पॉलिसी। क्यों करी भाई? क्योंकि सरकार को दिखता है कि हम विदेशों से सामान मंगाएंगे तो हमारा फॉरेन एक्सचेंज खर्च होगा, फॉरेन करेंसी का जो स्टॉक रखा होता है आरबीआई के पास वो खर्च होगा, और वो कहीं बहुत ज्यादा जरूरी है इंपॉर्टेंट सामान को मंगाने के लिए। अरे मुझे क्या, मैं अगर अमेरिका से आईफोन मंगाऊंगा तो मेरे अकाउंट से तो रुपए कटेंगे, लेकिन देश का आरबीआई की तरफ से खजाना खाली होगा डॉलर का, ये रूल होता है। अच्छा कंटेंट ले लो, कंटेंट। तो हमारे देश की फॉरेन ट्रेड पॉलिसी के 3 कंपोनेंट थे, इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन, टैरिफ और कोटा। इनके बारे में समझो। टैरिफ का मतलब होता है इट रेफर्स टू द टैक्स इम्पोज्ड, इम्पोज्ड का मतलब लगाना, ऑन इंपोर्टेड गुड्स, और कोटा रेफर्स टू द फिक्सिंग मैक्सिमम लिमिट ऑन इंपोर्ट, लिमिट ऑन इंपोर्ट क्वांटिटी, कितनी क्वांटिटी विदेशों से आ सकती है। ये सारी चीजें इंडिया ने की इंडिया के लिए, यानी हम अपनी कंट्री के बारे में सोच रहे थे, विदेश गया ऐसी तैसी कराने। तो इसलिए इन सभी पॉलिसीज को बोलते हैं इनवर्ड लुकिंग पॉलिसी। इनवर्ड लुकिंग मतलब अपने अंदर अंतरात्मा में झांकने की पॉलिसी। तुम्हें भी ऐसा ही होना चाहिए, खुद को देखो, खुद तुम्हारा सिलेबस हो रहा नहीं हो रहा, खुद पढ़ाई हो रही नहीं हो रही, दूसरे गए तेल लेने, वो तो कॉम्पिटिटर्स हैं, तुम खुद का सिलेबस कंप्लीट करो भाई। इनवर्ड लुकिंग पॉलिसी सारे बच्चे भी अपनाओ। एक बार मेरे को कमेंट सेक्शन में लिख देना भाई कि हम इनवर्ड लुकिंग पॉलिसी अपनाएंगे, तो मुझे पता लग जाएगा कि कौन बच्चा एंड तक पहुंचा है। राइट। इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन के बारे में कंटेंट ले लो। इट रेफर्स टू द रिप्लेसमेंट ऑफ इंपोर्ट बाय डोमेस्टिक प्रोडक्शन, अपने देश में डोमेस्टिकली प्रोड्यूस कर लो, घरेलू प्रोड्यूस कर लो, इंपोर्ट को रिप्लेस करो, इसलिए इसको इनवर्ड लुकिंग पॉलिसी भी बोलते थे। और इस इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन यानी इनवर्ड लुकिंग पॉलिसी के मेन ऑब्जेक्टिव थे 2। पहला ऑब्जेक्टिव, इंडिया का फॉरेन करेंसी का रिजर्व जो आरबीआई के पास रखा होता है वो खत्म हो रहा था धीरे धीरे, और दूसरा जो इंडिया की गुड्स हैं वो फॉरेन गुड्स के साथ कंपटीशन नहीं कर पा रही थी। इंडिया की कैंपा कोला आजादी के बाद विदेशी कोका कोला से कंपटीशन नहीं कर पाई थी। राइट। हाँ, तो द रिस्क ऑफ फॉलिंग फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व ऑफ इंडिया, इंडिया का रिजर्व जो आरबीआई के पास रखा होता है वो धीरे धीरे कम हो रहा था, तो हम विदेशों से सामान ना मंगाए भाई। इंडियन गुड्स वर अनेबल टू कंपीट विद फॉरेन गुड्स, तो फॉरेन गुड्स से हम कंपटीशन नहीं कर पा रहे थे। दिस इज ऑल अबाउट द फॉरेन ट्रेड पॉलिसी। चारों हो गए, हमारा चैप्टर पूरा क्रैक हो गया। अब इस बीच में बच्चा बोलेगा सर मेरे को तो क्वेश्चन आंसर दे दो, क्वेश्चन आंसर। दोस्त मेरे, एनसीईआरटी के पीछे जो क्वेश्चन लिखे होते हैं, आप कोई भी किताब खरीद लो, कोई भी रेफरेंस की बुक, चाहे वो टीआर जैन हो, संदीप गर्ग हो, सुभाष डे हो, आर के सिंगला हो, राधा बहुगुणा हो, कोई भी किताब हो, सभी किताब ने एनसीईआरटी के क्वेश्चंस को ही सॉल्व कर रखा है, और कुछ अपनी मर्जी से बना रखे हैं, कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी है। तो इसी हिसाब किताब से देखो, आपके पास यहां पर वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस की उसका आंसर कैसे लिखना है, पैराग्राफ में पॉइंट वाइज कैसे लिखना है, हर एक चीज आपके पास यहां पर पेश की गई है आपके लिए। एक तरीके से ये फर्रे हैं, इन फर्रों को डाउनलोड कर लो भाई। ग्रीन रेवोल्यूशन का दूसरा नाम
इसको न्यू एग्रीकल्चरल स्ट्रैटेजी भी बोलते थे और सीड वाटर फर्टिलाइजर टेक्नोलॉजी भी बोलते थे। ऐसी चीजें आपके बहुत काम में आएगी, ठीक है। इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग का एक्ट इंडिया में 1951 में आया, लेकिन लाइसेंसिंग स्टार्ट हो गई थी 52 में, ऐसा था, एक्ट आया था 1951 में, ठीक है जी। ओके, बहुत बढ़िया बढ़िया चीजें हैं यहां पर दोस्तों, आपको मजा आ जाएगा। ये सब क्वेश्चन आंसर आपको होने चाहिए, तो आप नोट्स डाउनलोड करोगे, विश्वास बैच में जाओगे। विश्वास बैच की अगर स्पेलिंग समझ ना आ रही हो तो देख लेना, जब ये सब स्टार्ट हुआ था, ए कातिया, ये राजी विश्वास कॉमर्स ऐसे फ्री बैच करके लिखा होगा, ये सर्च कर लेना, वहां पर फ्री में एनरोलमेंट है। फोन नंबर शायद आपको डालना पड़ेगा अगर आपने एनरोल नहीं कर रखा, तो बस फिर आपको मिल जाएंगे नोट्स। बता देना यार कैसा पढ़ा रहे हैं। मैंने तो कोशिश की थी कि लगभग 1 घंटे के अंदर आपको पूरा चैप्टर पढ़ा दूं। देखो यार, इंडियन इकोनॉमी पढ़ाने के ना अपने अपने अलग अलग तरीके हैं। मैं चाहता तो मैं तुम्हें ऐसे भी पढ़ा सकता था, यहां कंटेंट लेकर आया, ऐसे पेन लिया, थर्र, ये आंसर है, ये आंसर है, ये आंसर है। वो रीड करके पढ़ाने की आदत नहीं है मेरी। मेरी आदत है कि कॉन्सेप्ट को इस तरीके से बताऊं कि तुम्हें रियलाइज हो रहा हो कि हाँ भाई सच्ची में वो चीजें घट रही है, घटना घट रही है। मैं ये भी हो सकता था कि आपको बहुत ज्यादा यहां पर पिक्चर एनिमेशन लेकर आऊं और उसके थ्रू समझाऊं, फिर दोस्तों आपका मोटिव खत्म हो जाता। आप मेरा वन शॉट देखने इसलिए आए हो ताकि आप कम टाइम में पूरा कंटेंट कर लो, राइट। इसलिए तो बच्चा यहां पर आता है, तो कम टाइम में मैंने आपको पूरा कंटेंट करा दिया। अगर मैं इस चीज पे कराने में आपको 2-2.5 घंटे और ले लेता, बहुत ज्यादा एनिमेशन पेश करके, तो तुम्हारा मोटिव खराब हो जाता, राइट। तो इस चीज के लिए मैंने वो नहीं किया। अब अगली बात, अगर मान लो मैं ऐसा कर भी दूं, आपको इतने लंबे लंबे टाइम में चैप्टर्स कराऊं, तो कहीं ना कहीं आप यही करते रह जाओगे और दूसरे सब्जेक्ट पे भी फोकस करना है, वो आपके खराब ना हो जाए, तो इसलिए मैंने ऐसा नहीं किया। और दोस्त, क्वेश्चन आंसर मैंने आपको दे दिया, कंटेंट आपने कर लिया, तो उसके बाद आप उसको आसानी से कर सकते हो। तो थैंक यू सो मच दोस्तों, ये क्लास यहीं खत्म हुई है। वन शॉट का सिलसिला जारी रहेगा। इसके बाद 3rd चैप्टर आएगा जिसको लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, मैं बोलता हूं उसको इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, वो चैप्टर आएगा। और आपको कब चाहिए कमेंट सेक्शन में बता दो, सर जल्दी जल्दी दे दो या फिर 1 महीने बाद दे दो, जब तुम्हें चाहिए तब बता देना। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार, धन्यवाद।